सावधान, इस चैनल की कहानियां सुनने से आपको कहानी की लत और रातों की नींद उड़ने का खतरा है। कृपया हेडफोन लगा लें, वरना आपके घरवाले समझेंगे कि आप सच में किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। बिना ब्रेक के सुनने पर कहानी हैंगओवर की जिम्मेदारी हमारी। भले ही नरेश सिंह ने अभी भी कबूल करने से इनकार कर दिया था, लेकिन माला चावला हतोत्साहित नहीं हुई। वह शांति से अपनी सीट पर लौट आई और नरेश सिंह के मनोविज्ञान पर हमला करना जारी रखा। सबसे पहले उन्होंने झूठे को सजा की तकनीक का इस्तेमाल किया। उसे बताया कि यदि उसने सहयोग नहीं किया तो सजा सुनाए जाते समय परिणाम और भी गंभीर होंगे। फिर उन्होंने ईमानदार पर दया की बात करते हुए मोलभाव किया कि कानून के अनुसार जो अपराधी स्वेच्छा से अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं, उनकी सजा कम की जा सकती है। यदि नरेश सिंह स्वेच्छा से सहयोग करता है तो वह अभियोजन पक्ष को प्रभावित कर सकती है ताकि उसकी सजा काफी कम हो जाए। माला चावला बहुत प्रभावशाली और विनम्रता से बात कर रही थी और उनके पास हर दावे के पीछे ठोस तर्क थे। यहाँ तक कि सुन रहे आरव यादव को भी ऐसा लगा जैसे उसे अपने पिछले जीवन के सारे अवैध काम कबूल कर लेने चाहिए। लेकिन नरेश सिंह चुप रहा, जैसे वह मौन विरोध कर रहा हो। पूछताछ 1 घंटे से अधिक समय तक चलती रही, लेकिन नरेश सिंह ने कबूल करने का कोई संकेत नहीं दिखाया। माला चावला के पास अब कोई विचार नहीं बचा था और वह केवल आरव यादव की ओर बेबसी से सिर हिला सकी, जिसका मतलब था हमारी योजना विफल हो गई, अब रुक जाते हैं। माला चावला की उम्मीद के विपरीत आरव यादव ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह और नए विचारों की तलाश में था और उसने माला के इशारे को नजरअंदाज कर दिया। लाई डिटेक्टर के कारण आरव यादव किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में बेहतर जानता था कि नरेश सिंह ही अपराधी है। इसलिए वह इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता था, भले ही नरेश सिंह कबूल करने से इनकार कर रहा था। कुछ देर सोचने के बाद आरव यादव को आखिरकार एक तरकीब सूझी। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि यह काम करेगी या नहीं, लेकिन उसे कोशिश तो करनी ही थी। आरव यादव तेजी से नरेश सिंह की ओर बढ़ा और अपना हाथ ऊपर उठाया। नरेश सिंह चौंक गया और उसे लगा कि आरव यादव उसे थप्पड़ मारने वाला है। उसने अपना सिर झुका लिया और प्रहार के लिए खुद को तैयार कर लिया। फिर भी जब उसने अपना सिर उठाया तो उसने देखा कि आरव यादव ने मेज पर एक फोटो पटक दी थी। नरेश सिंह, ध्यान से देखो, आरव यादव बिजली की तरह कड़का। ठोस सबूतों के अलावा हमारे पास गवाह भी हैं। हमने तुम्हारे सामने हर तरह के सबूत पेश कर दिए हैं, अब तुम्हें और क्या कहना है। नरेश सिंह ने ध्यान से देखा। जब उसने देखा कि यह गौरी सक्सेना की वही फोटो थी जिसे उसने अपने बटुए में छिपा कर रखा था, तो वह सन रह गया। कैसे आप लोग? नरेश सिंह की भौहें तन गई और वह ऐसे कांपने लगा जैसे उसे कोई गहरा मानसिक सदमा लगा हो। आरव यादव के पास अपने दावे को साबित करने के लिए कुछ नहीं था। उसने केवल नरेश सिंह को डराने के लिए एक चाल के रूप में फोटो निकाली थी, लेकिन नरेश सिंह की भावनात्मक प्रतिक्रिया आरव यादव की उम्मीद से बिल्कुल परे थी। क्यों? क्या इस फोटो के पीछे कोई रहस्य था? उसने पहले ही सब कबूल कर लिया। नरेश सिंह अचानक बोल पड़ा, जिससे आरव यादव और माला चावला दोनों चौंक गए। आरव यादव ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा, क्या ये जाहिर नहीं है? इस बार नरेश सिंह वास्तव में हार गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद उसने आखिरकार सिर हिलाया और बहुत धीमी आवाज में बोला, ठीक है, मैं कबूल करता हूँ। मैंने ही उमेश माथुर की हत्या की थी। ये सुनकर माला चावला दंग रह गई। आरव यादव ने ऐसे व्यवहार किया जैसे वह बहुत अनुभवी हो और शांति से नरेश सिंह से अपनी बात दोहराने को कहा। जब नरेश सिंह ने आखिरकार स्पष्ट रूप से कह दिया कि उसने उमेश माथुर की हत्या की है, तो आरव यादव ने राहत की सांस ली। माला चावला ने आरव यादव को हैरानी से देखा, लेकिन आरव यादव ने केवल गर्व से सिर हिलाया। नरेश सिंह की नजरों से बचकर उसने माला चावला को अंगूठा दिखाया। जैसा कि पता चला, पूरी पूछताछ उन दोनों द्वारा योजनाबद्ध थी। उन्होंने नरेश सिंह के लिए काफी नीच जाल बिछाया था। माला चावला ने जिन सबूतों का जिक्र किया था, वे सभी फर्जी थे, जिन्हें उनके तकनीशियनों ने जालसाजी से तैयार किया था। उंगलियों के निशानों की तुलना, तस्वीरें, बाल और यहाँ तक कि दस्ताने के ऊपर से मिले फिंगरप्रिंट भी मनगढ़ंत थे। फिर भी जब उन्होंने इन सभी झूठों को एक साथ रखा और माला चावला के अभिनय के साथ पेश किया, तो ये सब इतना सच लगा कि आरव यादव को भी लगभग यकीन हो गया था। आरव यादव माला चावला को एक नई दृष्टि से देखे बिना नहीं रह सका। उसने केवल पूछताछ का विचार दिया था, लेकिन माला चावला उसकी उम्मीदों से कहीं आगे निकल गई थी और उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। माला चावला का न्याय वाला यह निर्लज अंदाज मेरे से भी बेहतर है। आरव यादव ने सोचा।
आरव यादव की प्रारंभिक पूछताछ के दौरान माला चावला को एहसास हो गया था कि नरेश सिंह कोई बड़ा रहस्य छिपा रहा है। यदि वह वास्तव में स्लॉटर केस का अपराधी था तो न केवल इससे उनके अपने मामले में मदद मिलती बल्कि अपराध सुझाने का श्रेय भी उन्हें मिलता। आरव यादव की मदद करने में कोई नुकसान नहीं था, इसलिए जब आरव यादव ने उनके सहयोग के लिए पूछा तो वह तुरंत तैयार हो गईं। उन्होंने न केवल फर्जी सबूत तैयार किए बल्कि पूरी योजना बनाने में आरव यादव की मदद भी की और उसकी मूल योजना की कमियों को दूर किया। लेकिन माला चावला का दृष्टिकोण आरव यादव से बिल्कुल अलग था। वह इतनी अतार्किक नहीं हो सकती थी कि बिना किसी आधार के दावे करें। भले ही नरेश सिंह हत्यारा लग रहा था, लेकिन कोई सबूत नहीं था, इसलिए वह अपनी तरफ से चीजें नहीं गढ़ सकती थी। उन्होंने आरव यादव के साथ सहयोग करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वह आरव यादव को नरेश सिंह के खिलाफ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी, ये देखने के लिए कि वह असल में क्या छुपा रहा है। अगर नरेश सिंह कबूल कर लेता तो वह सच में हत्यारा था। यदि उसने कबूल नहीं किया होता तो माला चावला केवल नियमों के अनुसार काम करती और उसे फंसा नहीं सकती थी। माला चावला की रणनीति पहले कार्रवाई करने और बाद में सवाल पूछने की थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे वास्तव में एक हत्यारे को पकड़ लेंगी। यही वजह थी कि वह इतनी दंग थी। जब नरेश सिंह ने जुर्म कबूल कर लिया तो माला चावला आरव यादव को बहुत अलग तरह से देखने लगी। ये लड़का सामान्य नहीं था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने तेज रेप केस और लॉस्ट हैंड केस को भी सुलझा लिया था। वह किस तरह के तरीकों का इस्तेमाल करता था, उसने वह मामला भी सुलझा लिया था जो 10 साल से अनसुलझा था। ऐसी क्षमता बहुत दुर्लभ थी, लेकिन आरव यादव की ओर देखते हुए माला चावला उलझन में भी थी। आरव यादव की भौहें तनी हुई थीं और वह पहले से भी ज्यादा गंभीर दिख रहा था। लेकिन क्यों? अपराधी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, फिर भी वह इतना चिंतित क्यों दिख रहा था? उमेश माथुर और मैं दोनों मथुरा के रहने वाले थे। नरेश सिंह ने सिर झुकाकर सब कुछ कबूल करना शुरू किया। वह मुझसे 2 साल छोटा था। हालांकि हम एक ही प्राइमरी और मिडिल स्कूल में थे, लेकिन मैं उससे एक कक्षा आगे था। जब मैं हाई स्कूल के 3रे वर्ष में था, मुझे उमेश माथुर की क्लास की गीता नाम की एक लड़की पसंद थी। अथक प्रयासों के बाद गीता मेरे साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। गीता बहुत सुंदर थी और उमेश माथुर सहित कई लड़कों ने उसका पीछा किया था। लेकिन उमेश माथुर एक कमीना इंसान था। जब वह गीता का दिल नहीं जीत सका तो उसने उसके बारे में अफवाहें फैलाईं कि वह उसके साथ सो चुकी है। उसने यहाँ तक कह दिया कि गीता की पीठ पर कहाँ तिल है और कहाँ जन्मजात निशान। उसने ये सब इतना सच दिखाया कि उसकी बातें जंगल की आग की तरह फैल गईं। न केवल शिक्षकों को इसके बारे में पता चला, बल्कि पूरे गांव को भी खबर हो गई। गीता बहुत ही संवेदनशील थी और उसने लगभग आत्महत्या ही कर ली थी। नरेश सिंह ने गुस्से में कहा। गीता के माता पिता ने उमेश माथुर के साथ मामला सुलझाया और उमेश माथुर ने अपनी गलती मान ली, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका था। जल्द ही गीता को स्कूल छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और वह काम की तलाश में कहीं और चली गई। शुरुआत में गीता और मेरे बीच सब कुछ ठीक था और मैं अफवाहों से प्रभावित नहीं था, लेकिन मेरे माता पिता, वे हमारे साथ रहने के खिलाफ थे। मैं चुपके से गीता को ढूंढने गया था, लेकिन मेरे पिता मुझे वापस खींच लाए। अंत में हम धीरे धीरे एक दूसरे से दूर हो गए। उसके बाद मैंने सुना कि गीता शहर चली गई और वहां एक होस्टेस बन गई। नरेश सिंह ने अपने दांत पीसते हुए कहा, अगर वह कमीना उमेश माथुर न होता तो गीता कभी होस्टेस नहीं बनती। वह मेरे साथ होती। उमेश माथुर ने ही हमारी खुशियां बर्बाद की थीं। वह मरने के ही लायक था। ओह! माला चावला थोड़ी चौंक गई। तो उसे मारने का तुम्हारा मकसद ये था? लेकिन माला चावला पूछना चाहती थी कि इतने सालों बाद उसने कदम क्यों उठाया, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी बात निगल ली क्योंकि नरेश सिंह को कबूलनामे के जाल में फंसाया गया था और अगर वह ऐसा कुछ पूछती तो पोल खुल सकती थी। सौभाग्य से नरेश सिंह अपनी यादों में डूबा हुआ था और उसने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। उसने आगे कहा, हत्या के दिन मैंने वास्तव में पहले से तैयारी की थी। नरेश सिंह को लगा जैसे उसके सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो और वह जोर से बोलने लगा। उस दिन भारी बारिश हो रही थी, इसलिए मैंने रेनकोट पहना हुआ था। सामान्य तौर पर किसी ने मुझे नोटिस नहीं किया होगा। मैंने उमेश माथुर के घर में घुसने के लिए अपनी तैयार की हुई चाबी का इस्तेमाल किया। पैरों के निशान न छूटे, इसके लिए मैंने जूतों पर कवबी पहने थे। अंदर जाने के बाद मैंने देखा कि उमेश माथुर नशे में धुत सोफे पर पड़ा था। टीवी चालू था और आवाज बहुत तेज थी।
मुझे नहीं पता था कि उसने मुझे देखा है या नहीं, इसलिए मैंने सीधे चाकू से उस पर वार करना शुरू कर दिया। मैं भी बहुत डरा हुआ था और मुझे नहीं पता था कि मैंने कहाँ वार किया है। हो सकता है सिर में या शायद कंधों पर, लेकिन मैंने उसे तब तक चाकू मारा जब तक कि मैं चाकू को ठीक से पकड़ने के लायक नहीं रहा। पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए मैंने सोफे से कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा और उमेश माथुर के खून से दीवार पर वे शब्द लिख दिए। उसके बाद मैंने दरवाजा बंद किया और जल्दी से वहां से निकल गया। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन में कैद आदमी वाकई मैं ही था। मैंने वही रेनकोट पहना हुआ था। ये सुनकर माला चावला ने एक बार फिर आरव यादव की ओर देखा, लेकिन वह अभी भी अपनी भौहें सिकोटे हुए था और किसी महत्वपूर्ण बात के बारे में सोच रहा था। ऑफिसर्स, नरेश सिंह ने कहा। मैं आज के दिन के लिए मानसिक रूप से पहले से तैयार था। मुझे पता था कि मैं किसी दिन गिरफ्तार हो जाऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना देर से होगा, लगभग 10 साल बाद। मैंने ये 10 साल ऐसे जिए हैं जैसे हर दिन मेरा आखिरी हो, इसलिए मैं दूसरों की तुलना में अधिक साहसी था और निवेश पर पैसा खर्च करने के लिए अधिक तैयार था। परिणामस्वरूप मेरा व्यवसाय बड़ा होता गया। मैं अनगिनत बार पुलिस स्टेशन गया हूँ, लेकिन हर बार मुझे छोड़ दिया गया। ये ईश्वर की इच्छा है। ठीक जब मैंने सोचा कि मैं भाग्यशाली हूँ और कभी पका नहीं जाऊंगा, मैं पका गया। जैसा कि कहा जाता है, यदि आप नहीं चाहते कि लोगों को पता चले कि आप क्या करते हैं, तो वह काम ही मत कीजिए। ठीक है। आरव यादव ने अपनी नोटबुक बंद की, खड़ा हुआ और माला चावला से कहा, टीम लीडर माला, चूंकि हमने स्लॉटर केस के पीछे की सच्चाई का पता लगा लिया है, तो क्या मैं आपसे आगे की व्यवस्था करने का कष्ट दे सकता हूँ? मुझे रिपोर्ट करने के लिए वापस स्टेशन जाना होगा। ऑफिसर यादव, आपका ऐसे क्या मतलब है? माला चावला ने सिर हिलाया और कहा, अभी तो हमारी पूछताछ आधी ही हुई है, आप कैसे जा सकते हैं? आधी? आरव यादव के पास कुछ और सवाल थे, लेकिन माला चावला अपनी आंखों से उसे रुकने का इशारा करती रहीं और उसके पास फिर से बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नरेश सिंह। माला चावला नरेश सिंह की ओर मुड़ी और हंसी, टाल मटोल बंद करो, चलो जारी रखते हैं। ऑफिसर यादव का केस तो सुलझ गया, लेकिन मेरे साकेत नगर वाले कत्ल का क्या? क्या तुम सच बताने के लिए तैयार हो? आरव यादव चौंक गया और माला चावला के इरादों को समझ नहीं पाया। अचानक उसने साकेत नगर के हत्या के मामले का जिक्र क्यों किया? 10 साल पहले, वह भी एक तूफानी रात थी। माला चावला ने कहा, नरेश सिंह की पत्नी जयान वेनली की उसके अपने बिस्तर पर हत्या कर दी गई थी। स्लॉटर केस की तरह यह मामला भी गोल्फ सिटी ब्रांच के लिए एक अनसुलझा मामला है। आरव यादव फिर से चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि नरेश सिंह एक और हत्या से जुड़ा होगा। उस पल आरव यादव को आखिरकार कुछ समझ आया। माला चावला ने उसकी मदद करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, क्योंकि उनका दूसरा उद्देश्य था। यह महिला वास्तव में बहुत चालाक थी। नरेश सिंह, हमें जो कहना था हम कह चुके हैं, इसलिए अब घुमा फिराकर बात करना बंद करो। माला चावला ने उसे सलाह दी, पहले उमेश माथुर मारा गया, फिर 1 महीने के भीतर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे ही घर में मर गई। गौरी सक्सेना ने अपना पति खोया और तुमने अपनी पत्नी। झूठ मत बोलो कि इनमें कोई संबंध नहीं है। ये सुनकर आरव यादव को सहज ही कुछ महसूस हुआ और वह सहज हो गया। उसने इतना कठिन मामला सुलझाया था, इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए थी कि वह खुश होगा। हालांकि जुर्म कबूल करने से पहले उमेश माथुर नरेश सिंह ने जो कहा था, उसने आरव यादव को थोड़ा बेचैन कर दिया। नरेश सिंह ने उससे पूछा था कि क्या उस औरत ने कबूल कर लिया है। वह औरत स्पष्ट रूप से गौरी सक्सेना थी। उसने ऐसा क्यों कहा था? क्या उसे लगा कि पुलिस ने गौरी सक्सेना को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है? गौरी सक्सेना को क्या स्वीकार करना था? क्या ऐसा हो सकता है कि आरव यादव का शुरुआती अपनी भावनाओं के साथ जाने वाला अंतर्ज्ञान सही था? क्या गौरी सक्सेना का भी कोई काला रहस्य था? हाँ ऑफिसर, आप सही कह रही हैं। नरेश सिंह ने सिर झुकाकर अपना जुर्म कबूल किया। मैंने ये किसी फिल्म या नाटक में देखा था। वह कोई कोरियाई फिल्म थी। वह मर्डर एक्सचेंज का मामला था। मुझे लगा कि यह तरीका मुझ पर खूब जचेगा, इसलिए मैंने अपना बदला लेने के लिए इसी की योजना बनाई। क्या? आरव यादव ने सोचा। वह एक पल के लिए रुका। मर्डर एक्सचेंज केस? क्या मैंने ऐसा कभी क्यों नहीं देखा? हाँ, नरेश सिंह ने जारी रखा, मैं अपनी पत्नी रेनू भाटिया को बहुत समय से मारना चाहता था। कुछ शोध करने के बाद मुझे गौरी सक्सेना मिली और मैंने उसके साथ एक मर्डर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मैं उमेश माथुर को मारने में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया
और वह रेणु भाटिया को मारने में मेरी मदद करने के लिए। आरव यादव दंग रह गया। उसे आखिरकार समझ आया कि वह मर्डर एक्सचेंज असल में क्या था। तो ये बात थी 10 साल पहले 12 जुलाई को न केवल मूसलाधार बारिश हो रही थी, बल्कि उस समय गौरी सक्सेना की चचेरी बहन को प्रसव पीड़ा हो रही थी, इसलिए उसके पास एक मजबूत घटनास्थल पर न होने का सबूत था। इसलिए मैंने कार्रवाई की। क्या तुम्हें उमेश माथुर की चाबी लिन मेफिन से मिली थी? माला चावला ने पूछा। नरेश सिंह ने सिर हिलाया और बोला, उसी समय मैंने गौरी सक्सेना को भी अपने घर की चाबी की एक कॉपी दी थी और उसे पहले ही अपने घर ले गया था। उसी साल 23 जुलाई को भी बारिश हो रही थी। उस दिन हमारी दुकान पर कुछ माल आ रहा था, इसलिए मैं काम कर रहा था, जिससे मुझे एक लीव मिल गया। उसने आगे कहा, उस समय गौरी सक्सेना की बारी थी और उसने सफलतापूर्वक मेरे लिए रेणु भाटिया से छुटकारा पा लिया। जुर्म कबूल करने के बाद नरेश सिंह को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कंधों से कोई भारी बोझ हट गया हो। आरव यादव बहुत गंभीर था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सच इस तरह सामने आएगा। उसने सोचा था कि चूंकि गौरी सक्सेना और नरेश सिंह के बीच कोई अफेयर नहीं था और उसने नरेश सिंह को भाड़े के हत्यारे के रूप में नहीं रखा था, इसलिए गौरी सक्सेना का इस मामले से कोई लेना देना नहीं होगा। हालांकि नरेश सिंह ने अभी एक मर्डर एक्सचेंज के इसके बारे में विवरण दिया था। नरेश सिंह के अनुसार उन दोनों ने एक हत्या के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और उनमें से प्रत्येक को एक व्यक्ति को मारना था। पता चला कि गौरी सक्सेना भी एक हत्यारी थी। ये वही बात थी जो आरव यादव कम से कम चाहता था। उसने गौरी सक्सेना का पीछा किया था और उसका सुखी जीवन देखा था। वह समझता था कि उसने इसे कितनी मेहनत से कमाया है। फिर भी नरेश सिंह के कबूलनामे के साथ गौरी सक्सेना की खुशियां खत्म होने वाली थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे लगा था कि गौरी सक्सेना का कोई रहस्य है, लेकिन वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि वह ऐसी कोई चीज होगी। नरेश सिंह, तुम अपनी पत्नी को क्यों मारना चाहते थे? माला चावला ने विवरण मांगना जारी रखा। क्यों? नरेश सिंह अब पूरी तरह से बेबाक था और जवाब देते समय बिलक पड़ा। वह औरत बहुत दबंग थी। उसने मुझे कभी वह सम्मान नहीं दिया जिसका मैं हकदार था। ये सच है कि मैं उसके घर में रहता था और उसकी तनख्वाह पर पलता था, लेकिन मैं कोई सजावटी पति नहीं था। उसने जारी रखा, हाँ, रेणु भाटिया का परिवार थोक कपड़ों के व्यापार में था, इसलिए उसका परिवार अमीर था। पर उससे क्या मैं भी इंसान नहीं था? जब से हमारी शादी हुई, वह हमेशा मुझे एक औजार की तरह इस्तेमाल करती थी। हर कुछ दिनों में वह मुझसे कहती थी कि मेरे पास जो कुछ भी है वह उसके परिवार का है। वह मुझसे कहती थी कि मुझे हमेशा उसके परिवार का शुक्रगुजार होना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी एक मर्द हूँ। मैं इस तरह का अपमान सहन नहीं कर सकता था। ये वो सुखी जीवन नहीं था जो मैं चाहता था। फिर जब हम बच्चा पैदा करने के लिए तैयार थे, तो उस औरत ने कहा कि हमारे पहले बच्चे को उसका सरनेम विरासत में लेना होगा और उसने यहाँ तक कि मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहा। उस पल मैं इसे और सहन नहीं कर सका और उसी बात ने मुझे हत्या के लिए प्रेरित किया। विचार आने के बाद मैंने मर्डर एक्सचेंज के लिए एक पार्टनर की तलाश शुरू कर दी। नरेश सिंह ने गौरी सक्सेना की फोटो की ओर इशारा करने के लिए अपनी उंगली का इस्तेमाल किया। कुछ शोध के बाद मुझे पता चला कि गौरी सक्सेना एक बेहतरीन पार्टनर थी। उमेश माथुर अक्सर उसे पीटता था और उमेश माथुर ने तो उसके पिता के पैर तक तोड़ दिए थे, इसलिए वह मेरा पहला टारगेट थी। अगर मैं गौरी सक्सेना को सहयोग करने के लिए मना लेता, तो न केवल मैं अपनी पत्नी के प्रति अपना गुस्सा शांत कर सकता था, बल्कि मैं उस नीच उमेश माथुर को खत्म करने में भी मदद कर सकता था और गीता के लिए उससे बदला ले सकता था। लेकिन हत्या एक बहुत बड़ा और डरावना विचार था। गौरी सक्सेना काफी समय तक हिचकिचाती रही और सहमत नहीं हुई, इसलिए ये योजना कुछ समय के लिए टल गई। मुझे याद नहीं कब, पर उस भयानक मूर्ख उमेश माथुर ने गौरी सक्सेना को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसका गर्भपात हो गया। जाहिर है उसने उसके पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्ट को कभी न ठीक होने वाली क्षति पहुंचाई थी। उसे तो इंसान भी नहीं माना जाना चाहिए। मैंने एक बार फिर गौरी सक्सेना को ढूंढा और इस बार वह आखिरकार मेरे साथ सहयोग करने के लिए तैयार हो गई। हमें कोई पछतावा नहीं था। हमने न केवल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, बल्कि हमने अपनी आवाजें भी रिकॉर्ड की। क्या आप लोगों के पास अभी भी वे रिकॉर्डिंग हैं? माला चावला ने बीच में टोका। बिल्कुल नहीं, नरेश सिंह ने जारी रखा। हत्या के बाद हमने सारे सबूत नष्ट कर दिए। हम ऐसी कोई चीज कैसे छोड़ सकते थे? लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी योजना सफल होगी।
हम में से किसी का भी अपने संबंधित टारगेट के साथ कोई सीधा संबंध नहीं था और हम दोनों के पास अलीबाई था, इसलिए पुलिस के लिए हम पर अपराध साबित करना मुश्किल था। साथ ही दोनों अपराधों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी, इसलिए पुलिस इन दोनों मामलों को आपस में जोड़ भी नहीं सकी। हालांकि सच्चाई बाहर आ गई है, पर मुझे लगता है कि मैंने पिछले 10 साल अच्छे से जिए हैं। मुझे कोई पछतावा नहीं है। भारी बोझ आखिरकार कंधों से उतर जाने के बाद नरेश सिंह और भी निडर हो गया। वह पूछताछ वाली कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसका चेहरा शांत और स्थिर था। माला चावला ने मेज पर सबूत पटक दिए और गुस्से में बोली, नरेश सिंह, तुमने जो कुछ भी कहा वह सिर्फ अपने लिए एक बहाना था। यह मत सोचो कि तुम्हारा बहाना हमें बेवकूफ़ बना सकता है। अगर तुम्हें लगता था कि तुम पर जुर्म हो रहा है और तुम्हें उसके पैसों की परवाह नहीं थी, तो तुम रेनू भाटिया से तलाक ले सकते थे। उसे मारने की कोई जरूरत नहीं थी। हमारी जानकारी के अनुसार तुम्हारी पत्नी की उसके अपने ही घर में बेरहमी से हत्या होने के बाद न केवल तुम्हें उसकी संपत्ति विरासत में मिली, बल्कि तुमने उसके व्यवसाय पर भी कब्जा कर लिया और उसे अपना बना लिया। फिर तुमने कई गिरोहों से संपर्क किया, अपने ससुर को प्रताड़ित करना जारी रखा और अपनी शक्ति बढ़ाई। 3 साल के भीतर आपने अपने ससुर को उनकी गद्दी से उतार दिया और आप साकेत नगर के बॉस बन गए। आप कैसे कह सकते हैं कि आपने ये पैसों के लिए नहीं किया? वह बूढ़ा भी कोई अच्छा आदमी नहीं था, नरेश सिंह ने उदासीनता से कहा। अगर उसने दखल नहीं दिया होता तो रेनू भाटिया हमारे बच्चे को उनके परिवार का नाम देने के लिए नहीं कहती। नरेश सिंह, ये कुछ और नहीं बल्कि एक बहाना है। माला चावला ठंडी हंसी हंसते हुए मुस्कुराई। एक बार जब तुम्हारा अपराध सार्वजनिक हो जाएगा तो जूरी तुम्हारा फैसला करेगी। तुम कल्पना कर सकते हो कि दूसरे तुम्हें कैसे देखेंगे, है ना? ये सुनकर नरेश सिंह चुप हो गया और जल्दी ही मुरझा गया। लोग उसे कैसे देखेंगे? कोई भी उसका मकसद नहीं समझेगा। लोग मानेंगे कि वह एक क्रूर और निर्दयी हत्यारा था। माला चावला ने आरव यादव को इशारा किया और दोनों पूछताछ कक्ष से बाहर निकल गए। अप्रत्याशित रूप से जब वे बाहर निकले और पूछताछ कक्ष का दरवाजा उनके पीछे बंद हुआ, तो माला चावला ने अचानक आरव यादव की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर आरव यादव, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। आरव यादव पहले तो थोड़ा चौंक गया, लेकिन फिर उसने माला चावला से हाथ मिलाया और उनकी बात दोहराई, सुखद सहयोग, सुखद सहयोग। माला चावला का हाथ कोमल था और छूने में बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। लड़ाई झगड़े ने वास्तव में हमें दोस्त बना दिया है। के माला चावला सुखद तरीके से हंसी और आरव यादव के हाथ को गर्मजोशी से दबाया। मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। आरव यादव जानता था कि माला चावला अपने उस वादे का जिक्र कर रही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वह उसे देखते ही मार देंगी। उस पल के बाद से वे अब दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त थे। चूंकि दुश्मन से बेहतर हमेशा दोस्त बनाना होता है, इसलिए आरव यादव ने अनजान बनते हुए कहा, आप कौन से शब्द वापस लेना चाहती हैं? मेरी याददाश्त अच्छी नहीं है, मैं तो पहले ही भूल चुका हूँ। माला चावला फिर से हंसी और गंभीरता से कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। चूंकि हमने संदिग्ध से गोल्फ सिटी ब्रांच में पूछताछ की है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि हमारी ब्रांच ही मदर एक्सचेंज केस की निगरानी करेगी। चिंता न करें, मैं जल्द ही इन दोनों मामलों का विवरण संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट कर दूंगी और हुडा चौक ब्रांच को भी सूचित कर दूंगी। उसके बाद हम दोनों मामले की जांच में सहयोग करेंगे। मामला सुलझने के बाद चाहे वह प्रसिद्धि हो या इनाम, दोनों पक्षों के लिए समान होगा। आपका क्या विचार है? आरव यादव ने मन ही मन सोचा, यह माला चावला वास्तव में बहुत चतुर है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने मुझसे समझौता करने का फैसला किया। इसके पीछे उसका एक मकसद था। आरव यादव स्पष्ट रूप से जानता था कि भले ही नरेश सिंह को माला चावला ने पका था, लेकिन इन दोनों हत्या के मामलों का खुलासा आरव यादव ने किया था, इसलिए उसे ही इसका मुख्य प्रभारी होना चाहिए था। हालांकि आरव यादव का सरोकार केवल नई दिल्ली स्लॉटर केस से था और वह मामला सुलझ गया था। जहां तक साकेत नगर हत्या मामले की बात थी, उसे रत्ती भर भी परवाह नहीं थी, इसलिए माला चावला पर एहसान करना ही बेहतर था। आरव यादव ने सहमति में सिर हिलाया, ठीक है, फिर मुझे टीम लीडर माला को कष्ट देना होगा। आपका स्वागत है। अपनी छोटी सी योजना को सफल होते देख माला चावला खुशी से मुस्कुराई। उन्होंने आरव यादव से कहा, आइए हम संपर्क जानकारी साझा कर लेते हैं। बाद में मैं आपको इस मामले की विस्तृत जानकारी और पल पल की प्रगति भेज दूंगी। अगर और कुछ नहीं है तो मैं गौरी सक्सेना के लिए गिरफ्तारी वारंट लेने जाती हूँ। ये सुनकर आरव यादव एक पल के लिए हिचकिचाया। उस क्षण
उसकी आंखों के सामने गौरी सक्सेना की वे तस्वीरें तैर गईं, जब वह सुबह अपने बच्चे को स्कूल भेज रही थी और अपने पति के साथ खुशी खुशी काम कर रही थी। ऑफिसर यादव, क्या आप ठीक हैं? माला चावला ने आरव यादव के व्यवहार में बदलाव देखा और चिंता से पूछा। ओह, आरव यादव हकीकत में वापस आया और अपना सिर हिलाया। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। दोनों ने एक दूसरे के नंबर साझा किए और आरव यादव ने विनम्रता से माला चावला से हाथ मिलाया और जल्दी में वहां से निकल गया। गोल्फ सिटी ब्रांच के बाहर अब सूर्यास्त हो चुका था। आरव यादव सुबह जल्दी आया था, लेकिन पूरा दिन वहीं बीत गया। डूबते सूरज की रोशनी आरव यादव के चेहरे पर चमक रही थी, जिससे उसकी आंखें चौंधिया रही थीं। 1 घंटे बाद हुदा चौक ब्रांच की क्राइम केस इन्वेस्टिगेशन यूनिट के कप्तान के कार्यालय में अथर्व सिंह अपने आप में मगन होकर एक दस्तावेज का मसौदा तैयार कर रहे थे। काम के घंटे खत्म हो चुके थे, लेकिन अथर्व सिंह को कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि उस रात ब्यूरो चीफ के साथ उनकी डिनर मीटिंग थी। किसी ने दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी और फिर ब्यूरो चीफ के सचिव सोंग चाओ ने दरवाजा खोलकर प्रवेश किया। कैप्टन अथर्व, ब्यूरो चीफ ने मुझे आपको सूचित करने के लिए कहा है कि आज रात का डिनर बहुत महत्वपूर्ण है। बेहतर होगा कि आप उनके साथ ही रेस्टोरेंट पहुंचें। कृपया 20 मिनट में पार्किंग स्थल पर उनका इंतजार करें। ओह, ठीक है। अथर्व सिंह ने सिर हिलाया और कड़वाहट से हंसा। लगता है ब्यूरो चीफ झो फिर से मुझे अपनी तरफ से शराब पिलाने वाले हैं। इस उम्र में भी मुझे अपना सब कुछ झोंकना होगा। के कृपया ऐसा न कहें, सोंग चाओ ने उनकी चापलूसी की। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ब्यूरो चीफ की जगह शराब पीना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। कैप्टन अथर्व, केवल आप में ही ऐसा करने की क्षमता है। के युवक, तुम वास्तव में जानते हो कि किसी की तारीफ कैसे की जाती है? सचिव की प्रशंसा सुनकर अथर्व सिंह मुस्कुराए। आओ सोंग, देखो मैंने क्या लिखा है, फिर बताओ तुम्हें क्या लगता है। अथर्व सिंह ने तैयार किए गए दस्तावेज का प्रिंट निकाला और सोंग चाओ को थमा दिया। सोंग चाओ ने दस्तावेज हाथ में लिया और पढ़ा। आरव यादव को 2 साल की अवधि के लिए मेल रूम में स्थानांतरित किया जाता है। वह केवल एक लाइन ही पढ़ पाया था कि उसने चौंक कर पूछा, कैप्टन अथर्व, आप आरव यादव का तबादला कर रहे हैं? के तुम्हें क्या लगता है सोंग? आरव यादव के लिए चिट्ठियां और अखबार बांटना कैसा रहेगा? अथर्व सिंह ने एक कुटिल मुस्कान के साथ पूछा। ओह, शानदार शानदार, सोंग हंसा। एक अपराध जांच इकाई का एजेंट अखबार भेजने तक सीमित रह गया। यह विचार, ये वास्तव में बहुत ज्यादा, ओह नहीं, बहुत ही शानदार है। लेकिन मैंने सुना है कि आरव यादव ने कोई गलती नहीं की है और उसे कुछ समय पहले कुछ इनाम भी मिले थे। क्या उसे इतनी अचानक स्थानांतरित करना उचित है? चिंता मत करो, अथर्व सिंह ने सिर हिलाया और हंसा। वह पहले से ही कोल्ड केस विभाग में है। मैं उसे ज्यादा से ज्यादा आधा महीना और दूंगा, फिर मैं उसे पूरी तरह से जायज तरीके से निकाल दूंगा। हे, उसने मेरे खिलाफ जाने की जुर्रत की थी, अब वह देखेगा कि मैं उसे कैसे ठीक करता हूँ। बिल्कुल, इस आदमी को अपनी आंखें खोलकर चलना चाहिए था। सोंग ने हामी भरी। एक नौसिखिया जो अभी अभी फुल टाइम हुआ है, नियम नहीं जानता। वह बहुत घमंडी और अभिमानी है, बिल्कुल पागल की तरह। ब्यूरो चीफ झो भी उसे हमेशा नापसंद करते रहे हैं, इसलिए उन्हें ये देखकर खुशी होगी कि आप क्या कर रहे हैं। के बिल्कुल, अथर्व सिंह ने कहा। मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं और मुझे आरव यादव जैसा असभ्य और बेशर्म अधिकारी कभी नहीं मिला। हमारी अपराध जांच इकाई या यहाँ तक कि पुलिस बल में भी इस तरह के व्यक्ति का होना केवल एक कलंक है। हाँ, हम उसे निश्चित रूप से नहीं रख सकते। उसे अखबार भेजने के लिए लगा दो। के सोंग ने अथर्व सिंह की धूर्त योजना का समर्थन करना जारी रखा। जैसे ही दोनों अपनी साजिश पर हंस रहे थे, अथर्व सिंह के कार्यालय का फोन अचानक बज उठा। ओह, क्या ब्यूरो चीफ हमें जल्दी बुला रहे हैं? सोंग ने इशारा किया कि अथर्व सिंह जल्दी फोन उठाएं। अथर्व सिंह ने समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत फोन उठाया। हालांकि फोन सुनने के कुछ ही देर बाद अथर्व सिंह के चेहरे के हाव भाव अचानक जम गए और उसका चेहरा पीला और डरावना पड़ गया। ओह, समझ गया, मुझे पता है क्या करना है, मैं व्यवस्था कर दूंगा। जी ठीक है, अथर्व सिंह हकलाया और फोन रखने से पहले बेबसी में कुछ अनौपचारिक बातें कहीं। क्या हुआ कैप्टन अथर्व? सोंग लोगों के हाव भाव को समझने में माहिर था और उसे एहसास हो गया था कि कुछ ठीक नहीं है। यादव, आरव यादव। अथर्व सिंह बुरी तरह कांप रहा था। उसके होंठ थरथरा रहे थे और उसकी आंखों में सदमा और अविश्वास था। उसने वास्तव में नई दिल्ली स्लॉटर केस को सुलझा लिया है। आह, क्या आपको यकीन है?
सदमे में सोम के हाथ से वह तबादले का पत्र गिर गया। संवाद का बिंदु, अथर्व सिंह और सोम चाओ की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। जिस आरव यादव को वे डाकिया बनाने वाले थे, उसने शहर का सबसे बड़ा अनसुलझा केस सुलझा दिया है। क्या आप चाहते हैं कि मैं अगले अध्याय का भी अनुवाद करूं? चीयर्स। विवान गोयल ने अपना गिलास ऊंचा किया और एक ही घूंट में गटक लिया। स्लॉटर केस के सुलझने का जश्न मनाने के लिए आरव यादव और उसकी टीम बारबेक्यू पार्टी कर रहे थे। विवान गोयल, ध्रुव कुमार, नव्या शर्मा और योगेश कालरा सभी वहां मौजूद थे। हाँ, कमाल कर दिया। विवान गोयल ने आरव के कंधे पर थपकी दी और उत्साह से उसकी तारीफ की। मेरे और ध्रुव कुमार के लिए तो ये सिरदर्द बना हुआ था, पर सोचो, आरव यादव ने इसे खत्म ही कर दिया। शानदार। यादव, सच बताओ, क्या तुम शर्लेक होम्स की पुनर्जन्म हो? मैं अभी जानकारी ही जुटा रहा था कि तुमने केस बंद भी कर दिया। तुम्हारी रफ्तार, ताकत और काबिलियत पूरी तरह अकल्पनीय है। हाँ, इधर देखो। ध्रुव कुमार मुस्कुराए और अपना गिलास आगे किया। चलो आरव यादव के नाम जाम पीते हैं। चीयर्स, चीयर्स। समूह ने एक बार फिर अपने गिलास हवा में उठाए। अपनी ड्रिंक खत्म करने के बाद ध्रुव कुमार ने सिर हिलाया। कितने अफसोस की बात है। अगर आरव यादव पहले कोर्ट केस विभाग में आ गया होता तो मुझे और गोयल को नहीं जाना पड़ता। आरव यादव, तुम्हें ये गौरव जारी रखना होगा और कुछ और पुराने केस सुझाने होंगे, ताकि ये बड़े अधिकारी हमें नीची नजरों से देखना बंद करें। हाँ, विवान गोयल मुस्कुराया। मैं सच में ये जानना चाहता था कि जब अथर्व सिंह ने सुना कि आरव ने केस सुलझा लिया है, तो उसका क्या हाल हुआ होगा। उसका चेहरा कैसा रहा होगा। उसकी शक्ल देखने लायक रही होगी, है ना? हाँ, सिर्फ कल्पना करके ही मुझे हंसी आ रही है। बाकी सब भी ठहाके लगाने लगे। योगेश कालरा हंसे और फिर गंभीरता से आरव की ओर मुड़े। मुझे अभी भी समझ नहीं आया। तुम्हारे पास कोई वास्तविक सबूत नहीं था, तो तुमने अपराधी से जुर्म कैसे कबूल करवा लिया? क्या वह बेवकूफ़ है? आरव यादव धीरे से मुस्कुराया। चूंकि उसने और माला चावला ने काफ़ी संदिग्ध तरीकों का इस्तेमाल किया था, इसलिए दोनों के बीच समझौता हुआ था कि वे पूछताछ कक्ष के भीतर की बात किसी को नहीं बताएंगे। फिर भी उसने योगेश कालरा के सवाल का जवाब दिया। हमने मनोवैज्ञानिक युद्ध का इस्तेमाल किया। दरअसल अपराधी पहले से ही कबूल करना चाहता था, इसलिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। ओह, हालांकि योगेश कालरा ने सिर हिलाया, पर उसे पूरी तरह यकीन नहीं हुआ। मर्डर एक्सचेंज केस, नव्या शर्मा ने सिर हिलाते हुए खुद से कहा। सोचो ये कितना पेचीदा था। मुझे लगा था कि ऐसी चीजें सिर्फ फिल्मों में होती हैं, पर यह असल जिंदगी में भी हो सकता है। सच है। योगेश कालरा ने अपनी भौहें सिकोड़ी। नरेश सिंह बहुत निडर था। अपने गंदे काम की अदला बदली के लिए किसी को ढूंढ लेना, किसी की हत्या करना मजाक नहीं है। चूंकि गौरी सक्सेना इतनी कमजोर थी, तो नरेश सिंह को डर क्यों नहीं लगा कि वह सब बिगा सकती है। सही कहा, नव्या शर्मा ने सहमति जताई। इसके अलावा अगर गौरी सक्सेना सहयोग न करती तो नरेश सिंह क्या करता? क्या ये गौरी सक्सेना को आज़ाद घूमने का मौका देने जैसा नहीं था? बिल्कुल नहीं। विवान गोयल बीच में बोला। क्या उन्होंने मिलकर हत्या का समझौता नहीं लिखा था? अगर गौरी सक्सेना नरेश सिंह की पत्नी को नहीं मारती तो नरेश सिंह बस इतना कह देता कि गौरी ने हामी भरी थी और वह उसे भी अपने साथ ले डूबता। गलत, नव्या शर्मा ने खंडन किया। अगर आपने किसी को मार दिया है और किसी को आप पर शक नहीं है, तो आप खुद जाकर कबूल क्यों करेंगे? देखो, नरेश सिंह के पास निश्चित रूप से गौरी सक्सेना के खिलाफ कोई और राज रहा होगा। अपनी टीम को केस पर चर्चा करते देख आरव यादव ने उसमें हिस्सा नहीं लिया, बल्कि अकेला पीता रहा। अजीब है। नव्या शर्मा ने आरव के असामान्य व्यवहार को देखा और उसे कोहनी मारते हुए पूछा, सीनियर, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हैं? यह आपके जैसा व्यवहार नहीं है। अगर आपकी तबीयत ठीक होती तो इस वक्त आपकी नाक गर्व से आसमान छू रही होती, है ना? सही कहा, मैंने भी गौर किया। बहुत शांति है। योगेश कालरा ने सहमति जताई। क्या तुम किसी और बात को लेकर चिंतित हो? हमें बताओ, क्या ये किसी औरत के बारे में है या फिर वह शेरनी? हटो यहाँ से। आरव यादव ने मांस का एक टुकड़ा उठाते हुए कहा। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि अपने 60,000 रुपये का क्या करूँ। नव्या शर्मा ने तिरस्कार से सांस ली। आप बस पैसे के बारे में ही सोचते हैं। नहीं, सिर्फ पैसा नहीं, आरव ने गंभीरता से जारी रखा। मैं ये भी सोच रहा था कि जब मुझे साल के अंत में उत्कृष्ट पुलिस अधिकारी पुरस्कार मिलेगा, तब मैं क्या भाषण दूंगा।
पफ, नव्या शर्मा ने उसे और भी हिकारत से देखा। हाँ बिल्कुल, विवान गोयल हंसा। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और तुमने 3 बड़े केस सुलझा लिए हैं। उत्कृष्ट पुलिस अधिकारी का पुरस्कार निश्चित रूप से तुम्हारा है। अगर वे इसे किसी और को देते हैं तो वे ऊपर बैठे अधिकारी अंधे होंगे। हम सब। आरव ने अपना गिलास फिर से उठाया और चिल्लाकर कहा, चिंता मत करो दोस्तों, मैं अपने दोस्तों के प्रति बहुत वफादार हूँ। अगर मेरा प्रमोशन हुआ और मैं अमीर बना तो मैं सबका ख्याल रखूंगा। नाव्य, स्लॉटर केस की रिपोर्ट में सबका नाम डालना और इसे जितना हो सके उतना महत्वपूर्ण और बढ़ा चाहकर लिखना। आखिर इस केस को सुलझाने के लिए सबने मेहनत की है। शानदार, अच्छे दोस्त। विवान गोयल ने खुशी से तालियां बजाईं और सबसे पहले खड़े होकर आरव का साथ दिया। बाकी सब भी खड़े हो गए और अपनी ड्रिंक एक बार में खत्म कर दी। जब तक आरव यादव घर पहुंचा तब तक लगभग भोर हो चुकी थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सिस्टम के पूरा होने की आवाज गूंजी। इस बार आरव की पूर्णता दर 90% थी और उसे 3 अद्भुत वस्तुएं मिली थीं। उसे 3 अदृश्य निगरानी कैमरे मिले थे। अपने नाम के अनुरूप अदृश्य निगरानी कैमरा जासूसी के लिए वरदान था। इस चीज से वह बिना किसी की जानकारी के सब कुछ देख सकता था। हे, बाथ हाउस में, या अनिका पटेल के बाथरूम में, या किसी मशहूर हस्ती पर। हे, कमाल का मिरेकल सिस्टम। ईश्वरीय, जेन कान, हेक्साग्राम। मुझे तुमसे बहुत प्यार है, आरव यादव ने खुशी से सोचा। आरव ने अपनी नोटबुक निकाली और आदत के अनुसार नोट्स लिखना शुरू किया। जेन हेक्साग्राम काम का प्रतिनिधित्व करता था जिसे उसने उस दिन शानदार ढंग से पूरा किया था। भले ही हुडा चौक कार्यालय में उसका टकराव हुआ था, लेकिन ये जानना कि उसने केस सुलझा लिया है वास्तव में संतोषजनक था। जहां तक कान हेक्साग्राम का सवाल था जो महिला का प्रतिनिधित्व करता था, आरव को लगा कि यह माला चावला के लिए था। वह अकेली महिला थी जिससे उसने उस दिन बात की थी। टीम लीडर माला के बारे में सोचते हुए आरव का ध्यान एक बार फिर केस पर केंद्रित हो गया। माला चावला ने उस रात देर से जानकारी भेजी थी। उन्होंने उसे मर्डर एक्सचेंज केस के बारे में विवरण बताया जिसे उन्होंने पहले ही उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट कर दिया था, और उन्होंने आरव यादव के योगदान के बारे में हुडा चौक शाखा को भी सतर्क कर दिया था। कल से आरव आधिकारिक तौर पर रेणु भाटिया की हत्या की जांच में हिस्सा ले सकता था। माला चावला ने आरव को ये भी बताया कि गौरी सक्सेना को सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया है। अप्रत्याशित रूप से जब पुलिस अधिकारियों ने उसे बताया कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, तो गौरी ने तुरंत सब कबूल कर लिया। उसका कबूलनामा रेणु भाटिया की हत्या के विवरण से पूरी तरह मेल खाता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत पहले से कबूल करने के लिए तैयार थी। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी, लेकिन अगली सुबह तक पूरा केस खत्म हो जाएगा। बिस्तर पर लेटे हुए आरव यादव ने एक लंबी सांस छोड़ी। स्लॉटर केस के बारे में उसने शुरुआत और अंत का सही अंदाजा लगाया था, लेकिन प्रक्रिया का नहीं। आमतौर पर वह गर्व और राहत महसूस करता क्योंकि उसने इतना बड़ा केस सुलझाया था, लेकिन इस समय उसे लॉस्ट हैंड केस सुलझाने के बाद से भी बुरा लग रहा था। उसके दिल में अभी भी कुछ अनसुलझा था। आरव जानता था कि यह गौरी सक्सेना की वजह से है। वह ईमानदारी से नहीं चाहता था कि गौरी सक्सेना कातिल निकले। ये बेचारी महिला पहले से ही दयनीय थी और उसे आखिरकार खुशी मिली थी। हकीकत इतनी क्रूर क्यों थी? मर्डर एक्सचेंज केस की कहानी लॉस्ट हैंड केस से भी ज्यादा पेचीदा थी। आरव यादव के लिए ये सब बहुत उलझन भरा था। मुझे क्या हुआ है? वह अचानक दूसरों की भावनाओं की इतनी परवाह क्यों करने लगा? गौरी सक्सेना की किस्मत का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, पर मैं उसके लिए दुखी क्यों हूँ? उसने खुद से पूछा। आरव यादव ने अपने हाथों को हैरानी से देखा। उसे संदेह होने लगा कि उसका व्यक्तित्व इस दुनिया के आरव यादव के साथ घुलने मिलने लगा है। क्या अब उसमें भावनाएं आ गई थीं? या क्या उसके साथ कोई बदलाव हो रहा था? आरव यादव ने जरूरत से ज्यादा पी ली थी और उसे चक्कर आने लगे थे। फिर भी आधी रात बीत जाने के बाद उसने एक सिगरेट जलाए और एक और गन्ना की। कुछ तीव्र खांसी के बाद सिस्टम ने खुलासा किया कि आरव यादव को आज के लिए कांझेन हेक्साग्राम मिला है। इसकी व्याख्या थी जल और वज्र। जल के भीतर छिपा हुआ वज्र शक्ति में समान, ध्वनि और आकार से अप्रभेद्य, मनुष्य को धोखा नहीं दिया जाएगा। हेक्साग्राम की इस रहस्यमयी व्याख्या को समझना अब भी असंभव था, लेकिन कांझेन हेक्साग्राम पहले भी आ चुका था। आरव यादव को स्पष्ट रूप से याद था कि उसके प्रशिक्षण के दिन थंडर दिखाई दिया था। उसने सोचा कि क्या इन दोनों थंडर के बीच कोई अंतर है। अब तक
आरव यादव यह नहीं समझ पाया था कि झेल किसका प्रतिनिधित्व करता है। वह इस अवसर का उपयोग इसे ध्यान से पढ़ने के लिए कर सकता था। जहां तक कांत का सवाल था, वह पहले से ही जानता था कि यह स्त्री का प्रतिनिधित्व करता है। वह किस महिला से मिलेगा? क्या वह अनिका पटेल होगी, जिसके बारे में वह दिन रात सोचता था, या दुश्मन से दोस्त बनी माला चावला, या कोई और महिला? आरव यादव ने एक गहरी आह भरी। दिन बहुत कठिन रहा था। उसने फैसला किया कि किसी भी चीज से पहले उसे सो जाना चाहिए। जैसे ही वह लेटा, अचानक उसके फोन पर बीप की आवाज आई। यह एक व्हाट्सएप संदेश था, और आश्चर्यजनक रूप से यह माला चावला की ओर से था। एह, इतनी रात हो गई है। माला चावला ने मुझे संदेश क्यों भेजा? उत्सुक होकर आरव यादव ने इसे चेक किया और देखा कि माला चावला ने उसके लिए एक लंबा संदेश छोड़ा था। अधिकारी यादव, प्रारंभिक पूछताछ के बाद गौरी सक्सेना ने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। हालांकि गौरी सक्सेना का बयान हमारे मूल रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहा है। मुझे लगता है कि इसमें जितना दिख रहा है, उससे कहीं अधिक कुछ छिपा है। यदि आपके पास कल समय हो, तो मुझे आशा है कि आप हमारी शाखा में एक चक्कर लगा सकते हैं। क्या बयान रिकॉर्ड से असंगत था? इसका क्या मतलब है? अपना सिर दर्द महसूस करते हुए आरव यादव ने पूछा, असंगति कहाँ है? लगभग 10 सेकंड बाद माला चावला ने एक वॉइस मैसेज के साथ उत्तर दिया। गौरी सक्सेना ने कहा कि उसने चाकू का इस्तेमाल किया और रेनू भाटिया की चाकू मारकर हत्या कर दी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट पता चला है कि रेनू भाटिया की मौत दम घुटने से हुई थी। आह, ये कैसे हुआ? आरव यादव एक पल के लिए सुन्न रह गया और उसकी नींद उड़ गई। माला चावला ने एक और वॉइस मैसेज भेजा। गौरी सक्सेना ने पहले ही अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसके पास कहानियां गढ़ने का कोई कारण नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि रेनू भाटिया के मामले में कुछ न कुछ छिपा हुआ है, इसलिए मुझे आपको सूचित करना पड़ा। आरव यादव ने माथे पर बल डाला और मन ही मन बदबदाने लगा। वह सोच रहा था कि गौरी सक्सेना के बयान में विसंगति क्यों थी। सोचते हुए अचानक एक विचार आया और आरव यादव सीधा बैठ गया। ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि रेनू भाटिया की हत्या गौरी सक्सेना ने नहीं की थी? कातिल कोई और है। हे भगवान, अगर गौरी सक्सेना निर्दोष है तो? इस बिंदु तक आरव का नशा उतर चुका था। उसने तुरंत माला चावला को मैसेज भेजकर पूछा कि वह कहाँ है। माला चावला ने जवाब दिया कि वह अभी भी गोल्फ सिटी शाखा में गौरी सक्सेना से पूछताछ कर रही है। आरव यादव अब और इंतजार नहीं कर सकता था और उसने माला चावला से कहा कि वह उसके आने तक इंतजार करे। माला चावला को भी उम्मीद थी कि आरव यादव मदद के लिए आ सकता है, इसलिए उसने उसके प्रस्ताव को ठुकराया नहीं, बल्कि उसे रास्ते में सावधानी बरतने को कहा। आरव यादव ने जल्दी से कपड़े पहने और निकलने के लिए तैयार हो गया। चूंकि पुलिस स्टेशन से कार लेना बहुत झंझट का काम था, उसने एक कैब बुलाई और सीधे गोल्फ सिटी शाखा के लिए निकल गया। रात में ट्रैफिक कम होने के कारण वह 20 मिनट में अपने गंतव्य पर पहुंच गया। हालांकि कार बहुत तेज चली थी। आरव यादव को मिचली महसूस हुई और उसका पेट खराब होने लगा। रात के 2:30 बज चुके थे और माला चावला अभी भी अपनी पूरी क्षमता से गौरी सक्सेना से पूछताछ कर रही थी। वह किसी भी विवरण को छोड़ना नहीं चाहती थी। ये सुनकर कि आरव यादव आ गया है, वह उससे मिलने के लिए पूछताछ कक्ष से बाहर आए और साथ ही उसे एक बयान का रिकॉर्ड दिखाया। माला चावला नहीं चाहती थी कि आरव यादव रेनू भाटिया के मामले में शामिल हो, लेकिन दिन के दौरान उसके प्रदर्शन के बाद उसे एहसास हुआ कि आरव यादव नए विचारों से भरा हुआ था और उसके सोचने का तरीका अनोखा था। चूंकि वह एक कठिन समस्या का सामना कर रही थी, इसलिए वह उसकी बात भी सुन सकती थी। वैसे भी गोल्फ सिटी शाखा इस मामले की प्रभारी थी, इसलिए उसे आरव यादव द्वारा श्रेय लेने जैसी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा एक और व्यक्ति का विचार होना हमेशा बेहतर होता है। आरव यादव ने बयान की रिपोर्ट को ध्यान से देखा और माला चावला ने उसे उस साल का अपराध रिकॉर्ड भी थमा दिया। माला चावला ने दोनों दस्तावेजों पर महत्वपूर्ण बिंदुओं को लाल स्याही से पहले ही मार्क कर दिया था। देखो, माला चावला ने एक एक करके उनकी ओर इशारा किया। पीड़िता की मौत दम घुटने से हुई थी, लेकिन गौरी सक्सेना ने कहा कि उसने उसे मारने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि पीड़िता के शरीर पर वास्तव में चाकू के घाव थे, लेकिन उसे कंबल से ढका गया था, इसलिए चाकू महत्वपूर्ण अंगों तक नहीं पहुंचा। वे मूल रूप से सतही घाव थे और घातक नहीं थे। इसके अलावा इसे लूटपाट का रूप देने के लिए गौरी सक्सेना ने बाद में पश्चिमी बेडरूम में कीमती सामानों की तलाशी ली। हालांकि क्राइम सीन रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी बेडरूम में भी तोड़फोड़ की गई थी, लेकिन गौरी सक्सेना ने जोर देकर कहा कि वह पूर्वी बेडरूम में गई ही नहीं थी।
और यहाँ भी देखो, माला चावला ने जारी रखा, उस वर्ष जांच के प्रभारी जासूसों को घटनास्थल पर कुछ उलझे हुए पैरों के निशान मिले थे, लेकिन गौरी सक्सेना ने कहा कि उसने घर में घुसने से पहले शू कवर पहने थे और कोई पैरों के निशान नहीं छोड़े थे। फोरेंसिक विभाग में हमारे सहयोगी अब इसका सत्यापन कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? असंगत बयान का सामना करते हुए आरव यादव ने अपनी भौहें सिकोड़ी और गहराई से सोचने लगा। हालांकि उसने बहुत ज्यादा पी रखी थी, उसे अपना सिर घूमता हुआ और पेट में मरोड़ महसूस हो रही थी और वह ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ था। अधिकारी यादव, माला चावला ने बिना किसी संकोच के आरव यादव से कहा, मुझे लगता है कि रेणु भाटिया के मामले में बहुत सारी विसंगतियां हैं। हम इस मामले को ऐसे ही बंद नहीं कर सकते। अगर गौरी सक्सेना ने झूठ नहीं बोला है तो अपराध स्थल पर कोई तीसरा व्यक्ति भी हो सकता था। तुम सही कह रही हो। आरव यादव सहमत हुआ, लेकिन नशे की हालत के कारण वह ठीक से बोल नहीं पा रहा था। ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति ने गौरी सक्सेना के आने से पहले ही रेणु भाटिया का गला घोंटकर हत्या कर दी हो। ये भी हो सकता है कि इस व्यक्ति ने गौरी सक्सेना के साथ मिलकर रेणु भाटिया की हत्या की हो। ये भी संभव है कि गौरी सक्सेना ने रेणु भाटिया को कुछ बार चाकू मारा और यह सोचकर घटनास्थल छोड़ दिया कि रेणु भाटिया की मौत हो चुकी है। लेकिन रेणु भाटिया की मृत्यु नहीं हुई थी और वह रहस्यमयी तीसरा व्यक्ति था जिसने। आरव यादव ने धुंधली आंखों से माला चावला की ओर देखा और उसके पेट की मरोड़ और बढ़ गई। नहीं, माला चावला पहले से ही अपने विचारों में खोई हुई थी और उसने पिछले कुछ अनुमानों को जल्दी से नकार दिया। अगर गौरी सक्सेना का इरादा इस तीसरे व्यक्ति को बचाने का होता तो वह सारा इल्जाम अपने सिर ले लेती और बयान में कोई विसंगति नहीं होती। इसका मतलब है गौरी सक्सेना और इस रहस्यमयी तीसरे व्यक्ति के बीच कोई संबंध नहीं था। उन्होंने शायद अपराध स्थल पर एक दूसरे को देखा ही नहीं। अधिकारी यादव, मुझे लगता है। जब माला चावला बात कर रही थी, आरव यादव एक तरफ झुक गया था और अपने सीने को दबा रहा था। जैसे ही माला चावला ने उसका नाम पुकारा, आरव यादव मुड़ा और माला चावला की ओर चेहरा किया। हो सकता है कि किस्मत उसके साथ खेल रही हो, या शायद उसका दुर्भाग्य अभी भी बरकरार था, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसे तेज मिचली और बेचैनी महसूस हुई। वह और सहन नहीं कर सका और उसने माला चावला के ऊपर ही उल्टी कर दी। पूछताछ कक्ष के बाहर गलियारे में आरव यादव एक बार फिर आतंकित था। कोई विवाद नहीं हुआ था और माला चावला उस समय केवल पूरे मन से मामले के बारे में सोच रही थी। आरव यादव के सामने होने के कारण उसके पास उसकी उल्टी से बचने का कोई रास्ता नहीं था। भले ही वह जितनी जल्दी हो सके बगल में कूद गई, लेकिन उसके पैंट पर काफी दाग लग गए थे। हवा अचानक उल्टी की दुर्गंध से भर गई। बिल्कुल सुपर सयान की तरह माला चावला का पूरा शरीर ऐसा लग रहा था मानो उसमें आग लग गई हो। उसके मशरूम जैसे बाल ऐसे लग रहे थे जैसे फटने वाले हों। जब उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया तो उसने आरव यादव के सीने पर जोरदार लात मारी। जब आरव यादव पीछे की ओर उड़ा तो वह केवल उड़ ही नहीं रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो वह हवा में तैर रहा हो। यहाँ तक कि उसकी जीभ भी बाहर निकल आई थी। बूम! आरव यादव जमीन पर भारी आवाज के साथ गिरा। उसने वह सब कुछ निकाल दिया था जो वह निकाल सकता था और अब केवल खून बचा था। वह तुरंत फर्श पर ढेर हो गया, हिलने डुलने में असमर्थ। आरव यादव! माला चावला हवा में उछली और गुस्से से पागल होकर चिल्लाई, तुम ये क्या कर रहे हो? आह! चिल्लाने के बाद माला चावला तुरंत नए कपड़े ढूंढने के लिए चली गई। उस क्षण आसपास के जांचकर्ता हिल तक नहीं सके। वे इतने समय से पुलिस बल का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने कभी इतनी साहसी हरकत नहीं देखी थी। आमतौर पर वे माला चावला से ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत भी नहीं करते थे, लेकिन अब कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने सीधे उसके ऊपर उल्टी कर दी थी। इस निर्भीकता, इस दुस्साहस का वर्णन केवल अभूतपूर्व के रूप में किया जा सकता था। वे गंभीरता से सोच रहे थे, आरव यादव, क्या वह परपीड़क है या आत्मघाती? लेकिन लोग फिर भी दयालु थे। जांचकर्ताओं ने आरव यादव को लंबे समय तक फर्श पर स्थिर देखा और उन्हें डर लगा कि माला चावला की लात ने उसे मार डाला है। वे उसे देखने के लिए उसके चारों ओर जमा हो गए। कुछ लोग तो अपनी उंगलियां बाहर निकाल रहे थे, आरव यादव को टटोलना चाहते थे कि वह अभी भी जीवित है या नहीं। लेकिन इससे पहले कि कोई उंगली आरव यादव तक पहुंचती, वह अचानक उठ बैठा और पूरी ताकत से चिल्लाया, ओह! मुझे समझ आ गया, मुझे समझ आ गया। आह! हे भगवान! आरव यादव की दहाड़ ने सभी को डरा दिया और वे सब पीछे हट गए। कुछ दीवार से टकरा गए, कुछ जमीन पर लखा गए।
उनमें से सबसे दुर्भाग्यशाली वे थे जो जमीन पर गिरे और उन्हें एहसास हुआ कि वे आरव यादव की उल्टी में गिरे हैं। गलियारा अचानक शोर शराबे से भर गया। वहां हैरान कर देने वाली चीखें, दर्दनाक विलाप और यहाँ तक कि कुछ गुस्से भरी गालियां भी थीं। मुझे समझ आ गया। फिर भी आरव यादव खड़ा हो गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वह चिल्लाया, मुझे पता है कि तीसरा पक्ष कौन है। मुझे पता है कि रेणु भाटिया को किसने मारा। हे, आरव यादव ने एक जांचकर्ता की कॉलर पकड़ी और जल्दी में पूछा, जल्दी जल्दी मुझे नरेश सिंह के पास ले चलो। मुझे उससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना है। सच्चाई सामने आ रही है। मुवाहाहा, बेचारा जांचकर्ता पहले से ही स्तब्ध था। जाहिर है कि वह उस व्यक्ति से बहस नहीं करेगा जिसने माला चावला से पंगा लेने की हिम्मत की थी। उसने तुरंत आरव यादव की ओर सिर हिलाया, फिर नरेश सिंह को लेने चला गया। आरव यादव सूखी खांसी खांसने लगा और अपनी प्यास पर काबू नहीं पा सका। वह मुड़ा और उसने वाटर कूलर देखा। कप लेने के बजाय उसने अपना सिर घुमाया और अपना मुंह सीधे पानी के नल पर लगा दिया और जोर शोर से पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद आरव यादव को बहुत ताजगी महसूस हुई। भले ही उसके सीने में अभी भी दर्द था, लेकिन उसका दिमाग आखिरकार साफ हो गया था। अब उसे गलियारे में मचे हंगामे और हवा में फैली उल्टी की घिनौनी गंध का एहसास हुआ। क्या हुआ? आरव यादव ने मासूमियत से अपने सिर के पीछे खुजलाया और आसपास के जांचकर्ताओं से पूछा, किसने उल्टी की? भगवान! सभी जांचकर्ता हताशा में जमीन पर गिर पड़े। कुछ मिनट बाद जांचकर्ता नरेश सिंह को पूछताछ कक्ष में ले आया। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, आरव यादव आगे बढ़ा और नरेश सिंह के सिर पर वार किया, फिर उसे कमरे के अंदर धकेल दिया। बैम! आरव यादव ने नरेश सिंह के सिर को जोर से नीचे दबाया। आसपास के जांचकर्ता उसे रोकना चाहते थे, लेकिन वे इतने डरे हुए थे कि हिल नहीं सके। आह! नरेश सिंह थोड़ा स्तब्ध था। ये राक्षस अधिकारी इतना उत्साहित क्यों था? नरेश सिंह! आरव यादव दहाड़ा, अब भी तुम सच बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे हो। मुझे बताओ, तुमने अपनी पत्नी रेणु भाटिया को मार डाला है ना? आरव यादव की बातों ने आसपास के जांचकर्ताओं को उसे रोकने के लिए और भी कम इच्छुक बना दिया। उन सभी ने बस छोड़ दिया और आरव यादव को अपनी मनमानी करने दी। अधिकारी, आपका क्या मतलब है? नरेश सिंह दर्द में चिल्लाया, क्या मैंने पहले ही कबूल नहीं कर लिया? मेरी पत्नी को गौरी सक्सेना ने मारा था। हमने अदला बदली की थी। आरव यादव बहुत शक्तिशाली था और नरेश सिंह बमुश्किल बोल पा रहा था। नरेश सिंह, तुम अंत तक इसे स्वीकार नहीं करोगे, मैं देख रहा हूँ। आरव यादव गर्जा, हत्या की योजना बनाना और हत्या करना दोनों गंभीर अपराध हैं। तुम्हें जितनी जल्दी हो सके कबूल कर लेना चाहिए। मैंने वास्तव में आपको सब कुछ बता दिया। नरेश सिंह मासूमियत से चिल्लाया, क्या तुमने वाकई बताया? आरव यादव ने नरेश सिंह को घुमाया, उसके गाल की दूसरी तरफ को मेज पर दबाते हुए, तो मुझे तुम्हारे लिए बाकी का हिस्सा पूरा करने दो। जिस दिन तुमने गौरी सक्सेना के हाथों अपनी पत्नी को मारने की योजना बनाई थी, तुम बहुत चिंतित महसूस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि तुम्हें एहसास हुआ कि एक बड़ी समस्या थी। गौरी सक्सेना बहुत कमजोर थी। तुम्हें डर था कि वह तुम्हारी पत्नी को ठीक से नहीं मार पाएगी, इसलिए तुम घर जल्दी आए और अपनी पत्नी का गला घोंट दिया। जब तक गौरी सक्सेना पहुंची, तुम्हारी पत्नी पहले ही मर चुकी थी। क्या? नहीं। नरेश सिंह ने अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन आरव यादव ने उसे फिर से नीचे दबा दिया। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। भले ही तुम्हारे पास ये एलिबी थी कि तुम साकेत नगर की कपड़ों की दुकान में ओवरटाइम काम कर रहे थे, लेकिन वह दुकान तुम्हारे घर के बहुत करीब थी। तुम्हारे पास चुपके से घर वापस आने, हत्या करने और फिर वापस जाने के लिए पर्याप्त समय था। इस तरह गौरी सक्सेना को लगा कि उसने वास्तव में रेणु भाटिया को मारा है। इस तरह तुम्हारी हत्या की अदला बदली बराबर हो जाती और तुम्हें गौरी सक्सेना की तुम्हें धोखा देने की चिंता नहीं करनी पड़ती, है ना? आरव यादव का ये सारा तर्क उसके साथियों के संदेह और उन अनुमानों से आया था जब उन्होंने साथ में बारबेक्यू खाया था। योगेश कालरा को लगा था कि गौरी सक्सेना बहुत दुबली है और एक प्रभावी हत्यारी नहीं हो सकती। नव्या शर्मा को लगा कि नरेश सिंह गौरी सक्सेना के सहयोग की कमी के बारे में चिंता कर सकता है और उसे अन्य तरीकों से मजबूर करने की कोशिश कर सकता है। इसी के आधार पर आरव यादव ने तर्क दिया कि रहस्यमयी तीसरा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि नरेश सिंह ही था। उसके पास ऐसा करने का पर्याप्त कारण, मकसद और अवसर था। अधिकारी, मैंने पहले ही सब कुछ कबूल कर लिया है। मैंने उमेश माथुर को मारा,
लेकिन मैंने सच में अपनी पत्नी को नहीं मारा। वह सच में गौरी सक्सेना थी। ओह! नरेश सिंह ने बचाव में अपनी आवाज उठाई, लेकिन उसकी आवाज दबी हुई थी क्योंकि आरव यादव ने उसे दबा रखा था। रुको! एक गरजती हुई आवाज के साथ माला चावला अचानक पूछताछ कक्ष में प्रकट हुई। उसने आरव यादव को दूर धकेलते हुए चिल्लाकर कहा, आरव यादव, ये हुडा चौक शाखा है। तुम यहाँ अपनी मनमानी नहीं कर सकते। नरेश सिंह का चेहरा लाल हो गया था और वह जोर जोर से खांसने लगा। कुछ चतुर जांचकर्ता तुरंत आगे बढ़े और उसे पूछताछ वाली कुर्सी पर जंजीरों से बांध दिया। आरव यादव, तुम्हारा तर्क बिल्कुल भी टिकता नहीं है। माला चावला ने आरव यादव के संदेहों को सुना था और अपना सिर हिलाया। नरेश सिंह के पास एक पक्का एलिबी था। अगर रेणु भाटिया की हत्या उसने की होती तो हमने यह मामला बहुत पहले ही सुलझा लिया होता। कपा फैक्ट्री के सीसीटीवी कैमरे और श्रमिकों की गवाही दोनों पुष्टि करते हैं कि नरेश सिंह ने अपनी पत्नी की हत्या की रात उस इलाके को नहीं छोड़ा था। भले ही फैक्ट्री साकेत नगर में थी, लेकिन वह उसके घर से बहुत दूर थी। जिक्र करने की जरूरत नहीं है कि उस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी और सड़कें कीचड़ से भरी थी। उसके घर जाने और फिर वापस आने का कोई रास्ता ही नहीं था। तीसरा पक्ष वह नहीं हो सकता। आरव यादव ठंडी सांस भरते हुए फुसफुसाया। फिर अचानक उसे अपना जादुई झूठ पकने वाला यंत्र याद आया और वह बहुत आत्मविश्वास के साथ बोला, ठीक है, मैं उससे कुछ सवाल पूछूंगा और देखूंगा कि तीसरा पक्ष वह है या नहीं। शुरुआत में जब माला चावला ने आरव यादव को इतना आत्मविश्वासी और आश्वस्त देखा तो उसे लगा कि वह कुछ रचनात्मक सवाल लेकर आया है। हालांकि उसने केवल सबसे सरल प्रश्न पूछे, नरेश सिंह, ईमानदारी से बताओ, क्या तुमने रेणु भाटिया की हत्या की थी? नहीं, सच में वह मैं नहीं था, मानसिक रूप से थक चुके नरेश सिंह ने उत्तर दिया। जवाब देने के बाद झूठ पकने वाली मशीन की हरी बत्ती जल उठी। आरव यादव का चेहरा उतर गया। वह एक फुसफुसाए हुए गुब्बारे की तरह दिखने लगा। शिट, नरेश सिंह झूठ नहीं बोल रहा है। उसने रेणु भाटिया को नहीं मारा और वह तीसरा व्यक्ति भी नहीं है। अब क्या? आरव यादव गंभीरता से सोचने लगा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं उससे कुछ छूट तो नहीं गया, उसने जल्दी से एक और सवाल पूछा, नरेश सिंह, क्या तुम जानते हो कि वास्तव में रेणु भाटिया को किसने मारा? हाँ, नरेश सिंह ने सिर हिलाया। वह गौरी सक्सेना थी। मैं। चुप रहो, आरव यादव गुस्से में चिल्लाया, तुम्हें इतना बोलने के लिए किसने कहा? बीप, लाल बत्ती जल उठी। आरव यादव थोड़ा भ्रमित हो गया। यह क्या हो रहा था? क्या लाई डिटेक्टर खराब था या? आरव यादव ने जल्दी से खुद को शांत किया। नरेश सिंह ने क्यों कहा कि वह असली कातिल को जानता है? लाई डिटेक्टर ने लाल बत्ती क्यों दिखाई? अगर इसे दूसरे नजरिए से देखें तो इसका मतलब था कि नरेश सिंह नहीं जानता था कि असली कातिल कौन है। आरव यादव को पहले से ही पता था कि नरेश सिंह असली कातिल नहीं था और न ही वह असली कातिल को जानता था, इसलिए पूछताछ के लिए उसका कोई खास मूल्य नहीं रह गया था। ऐसा लग रहा था कि अगर वह सच जानना चाहता है तो उसे किसी और से पूछताछ करनी होगी। चूंकि लाई डिटेक्टर का समय अभी समाप्त नहीं हुआ था, आरव यादव ने माला चावला से तुरंत गौरी सक्सेना से पूछताछ करने की अनुमति मांगी। माला चावला ने सोचा था कि आरव यादव नरेश सिंह से कड़ी पूछताछ करेगा, लेकिन अंत में उसने किसी दूसरे व्यक्ति से पूछताछ करने का अनुरोध करने से पहले केवल 2 सवाल पूछे थे। उसके विचार बहुत ही अप्रत्याशित थे। फिर भी चूंकि गौरी सक्सेना बगल के ही पूछताछ कक्ष में थी, इसलिए आरव यादव को उससे पूछताछ करने देने में कोई हर्ज नहीं था। माला चावला तुरंत आरव यादव को पड़ोसी पूछताछ कक्ष में ले गई। दरवाजा धकेलने के बाद आरव यादव ने आखिरकार गौरी सक्सेना को देखा। हालांकि वह पूछताछ वाली कुर्सी से बंधी हुई थी, फिर भी गौरी सक्सेना पूरी तरह से सहज दिख रही थी, जैसे कि उसे अब कोई चिंता न हो। कुछ हलचल सुनकर गौरी सक्सेना ने ऊपर देखा, लेकिन मंद रोशनी के कारण वह आरव यादव को पहचान नहीं पाए। वह अपनी ओर चल रहे पुलिस अधिकारी को एकटक देखती रही। आरव यादव जल्दी से गौरी सक्सेना से कुछ सवाल पूछना चाहता था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके दिमाग में मौजूद लाई डिटेक्टर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तब उसे समझ आया कि प्रत्येक लाई डिटेक्टर का उपयोग केवल एक व्यक्ति पर किया जा सकता है। हालांकि नरेश सिंह पर इसका उपयोग करने के बाद भी समय बचा हुआ था, लेकिन चूंकि आरव यादव एक अलग व्यक्ति से पूछताछ करने जा रहा था, इसलिए उस लाई डिटेक्टर का उपयोग अब नहीं किया जा सकता था। आरव यादव के पास एक नया लाई डिटेक्टर सक्रिय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गौरी सक्सेना के शरीर पर नया लाई डिटेक्टर स्थापित होने के बाद उसके मस्तिष्क में फिर से हरे और लाल बिंदु दिखाई देने लगे। गौरी सक्सेना, आरव यादव के पास फालतू बातें करने का समय नहीं था।
और उसने जल्दी से गौरी सक्सेना से कहा, मैं अब तुमसे कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ। तुम्हें केवल हाँ या नहीं में जवाब देना है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए तुम्हें इनका सावधानी से जवाब देना होगा, समझी? गौरी सक्सेना ने धीरे से अपना सिर हिलाया क्योंकि इस मोड पर उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं था। अच्छा, आरव यादव ने सीधे मुख्य प्रश्न पूछा, क्या तुमने किसी की हत्या की है? हाँ, गौरी सक्सेना ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। हालांकि कुछ ऐसा हुआ जिसने आरव यादव को चौंका दिया। लाई डिटेक्टर पर लाल बत्ती जल उठी। आह! आरव यादव चौंक गया। अभी क्या हुआ? क्या उसने झूठ बोला था? क्या तुमने रेनू भाटिया की हत्या की? आरव यादव ने बात जारी रखी। हाँ, बीप, लाल बत्ती फिर से जल उठी। इस बार आरव यादव शांत नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था कि रेनू भाटिया की हत्या गौरी सक्सेना ने नहीं की थी। लेकिन फिर वह ऐसा क्यों कह रही थी? क्या ऐसा हो सकता है कि वह असली कातिल को बचाना चाहती हो? असली जवाब पाने के लिए आरव यादव ने पूछने से पहले थोड़ा सोचा, क्या तुमने रेनू भाटिया को चाकू मारने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया था? हाँ, गौरी सक्सेना ने स्वीकार किया। हरी बत्ती जल उठी। तो तुमने उसे चाकू से मार डाला? हाँ, बीप, लाल बत्ती, क्या तुमने उसका गला घोंटकर हत्या की? नहीं, हरी बत्ती जल उठी। आरव यादव ने अपने दिमाग पर जोर दिया और फिर से पूछने से पहले अपने शब्दों को व्यवस्थित किया, क्या तुम जानती हो कि वह असली कातिल कौन है जिसने रेनू भाटिया को मारा? मैं समझी नहीं। क्या वह मैं नहीं हूँ? गौरी सक्सेना भ्रमित होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने खड़ा पुलिस अधिकारी ऐसे घटिया सवाल क्यों पूछ रहा है। तुम्हें केवल हाँ या नहीं में उत्तर देने की आवश्यकता है, आरव यादव ने अनुरोध किया। हाँ, लाल बत्ती जल उठी। अब आरव यादव भी भ्रमित था। लाई डिटेक्टर के परिणामों से यह स्पष्ट था कि गौरी सक्सेना ने रेनू भाटिया को नहीं मारा था, बल्कि केवल उसे चाकू मारकर घायल किया था। फिर भी वह असली कातिल को भी नहीं जानती थी। क्या इसका कोई मतलब बनता था? ये लाई डिटेक्टर। आरव यादव ने इसके बारे में गहराई से सोचा और अचानक उसे कुछ समझ आया। हे भगवान, ये लाई डिटेक्टर इतना शक्तिशाली है कि यह पूरे सच की ओर इशारा कर सकता है। लाई डिटेक्टर उन चीजों के लिए भी सही जवाब देने में सक्षम है जिनके बारे में गौरी सक्सेना खुद अनिश्चित थी। ये लाई डिटेक्टर बहुत शक्तिशाली है, उसने सोचा। अपने विचारों को सत्यापित करने के लिए आरव यादव ने एक और क्वेश्चन पूछा, गौरी सक्सेना, उस रात क्या तुमने केवल रेनू भाटिया को चाकू मारकर घायल किया था? उसे जान से नहीं मारा था? आह! गौरी सक्सेना निरुत्तर हो गई और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मैं उस समय बहुत घबराई हुई थी, मुझे याद नहीं है। मुझे बस इतना महसूस हुआ कि जब मैंने उसे चाकू मारा तो वह बेजान थी, इसलिए मुझे लगा कि वह मर चुकी है। चूंकि गौरी सक्सेना ने हाँ या नहीं के अनुसार उत्तर नहीं दिया था, इसलिए लाई डिटेक्टर ने कोई परिणाम नहीं दिखाया। आरव यादव ने उसे जल्दी से याद दिलाया, ठीक है, बस एक उत्तर चुनो, हाँ या नहीं, एक चुनो। ये सुनकर उनके पास खड़ी माला चावला हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरव यादव आखिर कर क्या रहा है। हाँ, गौरी सक्सेना को कोई संकोच नहीं था और उसने जल्दी से एक उत्तर चुन लिया। हरी बत्ती जल उठी। ओह! आरव यादव विचार करने लगा। ऐसा लग रहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सटीक थी, तो रेनू भाटिया की मौत वास्तव में दम घुटने से हुई थी। मम्मा, आरव यादव ने जल्दी से फिर पूछा, मुझे बताओ, जब तुमने रेनू भाटिया को चाकू मारा था, क्या रेनू भाटिया पहले ही मर चुकी थी? क्या तुम एक लाश को चाकू मार रही थी? आह! गौरी सक्सेना अवाक रह गई और उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। आरव यादव ने उसे अपनी आंखों से इशारा किया और उसने अनिच्छा से सिर हिलाया और कहा, हाँ। हरी बत्ती फिर से जल उठी। ओह! आरव यादव अब कुछ और समझ गया था। गौरी सक्सेना के आने से पहले ही रेनू भाटिया की वास्तव में मृत्यु हो चुकी थी। गौरी सक्सेना तो महज एक लाश को चाकू मार रही थी। अगर ऐसा था तो भले ही गौरी सक्सेना नरेश सिंह के साथ मर्डर एक्सचेंज में शामिल थी, लेकिन उसने किसी की हत्या नहीं की थी। उसकी सजा कम हो जाएगी, जिसका मतलब था कि अगर वे रेनू भाटिया के असली कातिल को ढूंढ सके तो संभावना थी कि गौरी सक्सेना को जेल नहीं जाना पड़ेगा। क्या उसके लिए अपने सामान्य जीवन में वापस लौटना संभव होगा? ये वास्तव में बकवास है। लेकिन आरव यादव ने तुरंत सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में सोचा, असली कातिल कौन है? पूछताछ कक्ष से बाहर आते ही माला चावला ने खुले तौर पर अपनी चिंता व्यक्त की। आरव यादव, वे सभी सवाल बस साधारण सवाल थे। तुम क्या सोच रहे थे?
क्या तुम सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हो? क्या? आरव यादव ने अपने होंठ चाटे। क्या तुम मेरी प्रोफेशनलिज्म पर सवाल उठा रही हो? मैं बता सकती हूँ कि तुम गौरी सक्सेना की मदद करने की कोशिश कर रहे हो। माला चावला बहुत गंभीर थी, लेकिन उनमें से किसी भी सवाल का इस्तेमाल सबूत के तौर पर नहीं किया जा सकता, समझे तुम? सबूत के बिना रेणु भाटिया की हत्या के लिए गौरी सक्सेना अभी भी हमारी मुख्य संदिग्ध है। टीम लीडर चावला। आरव यादव अचानक माला चावला से गंभीरता से बोला, तुम कहती हो कि तुम्हें सबूत चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम भी वैसा ही महसूस करती हो जैसा मैं करता हूं। अगर तुम गौरी सक्सेना की मदद नहीं करना चाहती, तो तुम मुझे इतनी रात गए यहाँ नहीं बुलाती। इसीलिए मुझे पछतावा हो रहा है। माला चावला की प्रतिक्रिया बिजली की तरह तेज थी। अगर मैंने तुम्हें इतनी देर से नहीं बुलाया होता, तो तुमने मुझ पर उल्टी नहीं की होती। मैं सोचती रहती हूँ कि क्या मैं पिछले जन्म में तुम्हारी दुश्मन थी। हालांकि उल्टी करते समय आरव यादव भ्रमित था, लेकिन तथ्यों को समझने के बाद उसे आखिरकार याद आया कि क्या हुआ था और उसने सफाई दी, मैं वास्तव में उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वह जानबूझकर नहीं था, मैंने बहुत ज़्यादा पी ली थी और फिर कार में सवार हुआ। उस पर से यह चिंता, मैं। ठीक है, हमारे पास अभी काम है। माला चावला ने उसे बीच में ही टोक दिया। हम अपने केस का क्या करें? क्या मुझे अभी अपनी रिपोर्ट लिखनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं, आरव यादव ने जल्दी से कहा। मुझे स्पष्ट रूप से पता है कि नरेश सिंह और गौरी सक्सेना ने रेणु भाटिया की हत्या नहीं की है। असली कातिल कोई और है। ये सिर्फ एक अनुमान है। भले ही उसका कबूलनामा हमारे पास मौजूद रिकॉर्ड से अलग है, लेकिन गौरी सक्सेना पहले ही जुर्म कबूल कर चुकी है। माला चावला ने तर्क दिया। लेकिन तुमने अभी देखा। आरव यादव काफी उत्साहित था। गौरी सक्सेना को यह भी यकीन नहीं था कि जब उसने चाकू मारा था तब रेणु भाटिया जीवित थी या नहीं। हमें इसकी और जांच करनी होगी। आरव यादव को इतना उत्साहित देख माला चावला ने उसे गंभीरता से देखा और शांत हो गई, मना नहीं कर पाए। उसकी तीखी आंखों में अचानक एक उत्सुकता आ गई। उस पल में आरव यादव को माला चावला के साथ एक तरह की आत्मीयता महसूस हुई। वह महसूस कर सकता था कि उसके और माला चावला के विचार बिल्कुल एक जैसे थे। आरव यादव। माला चावला ने चारों ओर देखा और आरव यादव को एक खाली जगह पर खींच ले गई और उससे बहुत गंभीरता से बात करने लगी। मुझे लगता है कि तुम्हारी सीनियर होने के नाते मुझे तुम्हें चेतावनी देनी चाहिए। मौजूदा स्थिति को देखते हुए तुम्हें कुछ समझना होगा। आरव यादव भ्रमित था। माला चावला इतनी रहस्यमयी क्यों हो रही थी? वह क्या कहना चाहती थी? अगर हम अभी केस बंद कर देते हैं, माला चावला ने गंभीरता से कहा, तो हम दोनों को अंतहीन लाभ, पुरस्कार, डिप्लोमा, क्रेडिट और न जाने क्या क्या मिलेगा। अगर हम इसे अभी बंद नहीं करते हैं, तो क्या तुम जानते हो कि हमें किसका सामना करना पड़ेगा? जानते हो? ओह, आरव यादव ने इतना आगे नहीं सोचा था। वह एक नया ट्रांसफर था, इसलिए जाहिर है कि वह सब कुछ नहीं जानता था। सिर्फ हंगामा होना ही सबसे अच्छा परिणाम होगा। माला चावला एक अनुभवी अधिकारी की तरह बोली और उसे लेक्चर दिया। इस केस को अभी बंद न करने का मतलब है कि काम अधूरा था और कातिल अभी भी बाहर है। सोचो, अगर ये मर्डर एक्सचेंज का मामला सार्वजनिक हो गया, तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। सबसे पहले रेणु भाटिया के परिवार के बारे में सोचो। वे इसके बारे में क्या सोचेंगे? 10 साल हो गए हैं लेकिन हम मामले को फिर से उठा रहे हैं। रेणु भाटिया का परिवार हाथ पर हाथ रखकर कैसे बैठ सकता है? वे अपनी बातों और हरकतों से पुलिस पर दबाव बनाना जारी रखेंगे। अगर हमें अपराधी मिल जाता है तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिला तो हमारी शामत आ जाएगी। दूसरी बात, अगर हम केस बंद नहीं करते हैं तो बड़े अधिकारी हमें कैसे देखेंगे? भले ही हमने इतनी मेहनत की है और सच के इतने करीब हैं, क्या बड़े अधिकारी तुम्हें मंजूरी देंगे? उनकी नज़र में अगर केस बंद नहीं हुआ तो हमारी सारी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। समझे? उस समय तक हमें न केवल कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि वे हमारा नाम मिट्टी में भी मिला सकते हैं। वाह! आरव यादव मन ही मन दंग रह गया और वह माला चावला को प्रशंसा की दृष्टि से देखने लगा। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि माला चावला भले ही इतनी कम उम्र की दिखती है, लेकिन वह दुनियादारी के मामले में काफ़ी अनुभवी है। अंत में माला चावला का लेक्चर जारी रहा। हमारे लिए इस मामले को फिर से खोदना उन सभी जांचकर्ताओं का बहुत बड़ा अपमान है जिन्होंने पहले इस मामले पर काम किया था। अगर हम इस मामले को खोदते हैं लेकिन इसे सुलझा नहीं पाते, तो ये सिर्फ हंसी का पात्र बनने का मुद्दा नहीं है। सोचो, वे अधिकारी अब बड़े पदों पर पहुंच चुके हैं। अगर उन्हें हमारे खिलाफ कुछ मिला
तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। तौबा तौबा, आरव यादव ने अपना सिर हिलाया। किसने सोचा होगा कि इतने साधारण से मामले का इतना बुरा असर हो सकता है। अब उसे आखिरकार एहसास हुआ कि पुराने मामले की जांच करना वास्तव में कम फल देने वाला एक कठिन काम था। बेवकूफ अथर्व सिंह, मुझे ऐसी घटिया जगह पर ट्रांसफर करना सरासर दुष्टता थी। मैं बाद में उससे जरूर बदला लूंगा, आरव यादव ने सोचा। आरव यादव, माला चावला एक बड़ी बहन की तरह समझदारी से बोली। कोल्ड केस इन्वेस्टिगेशन यूनिट के हिस्से के रूप में मुझे लगता है कि तुम पहले से ही जानते हो कि पुराने मामलों की जांच करना कितना कठिन है। अगर हम जारी रखते हैं तो हमें शुरुआत से शुरू करना होगा। क्या तुम कठिनाई की कल्पना कर सकते हो? ये बिना किसी लाभ के खुद के लिए और अधिक कष्ट बयाना है। आरव यादव माला चावला की सभी बातों को सुनने के बाद जाहिर तौर पर समझ गया था। जब से उसका तबादला हुआ था, उसे एहसास हो गया था कि कोर्ट केस की जांच करना सिर्फ थोड़ा मुश्किल नहीं था। लो, मैंने वह सब कह दिया जो मैं कहना चाहती थी, माला चावला ने बात जारी रखी। तो अब मुझे तुम्हारी राय चाहिए। क्या हमें रेनू भाटिया का केस बंद करना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। माला चावला के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब आरव यादव ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हमें अपने जमीर का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। हमने मामले की पूरी तरह जांच नहीं की, तो हम इसे ऐसे ही कैसे बंद कर सकते हैं? इसके अलावा, अगर गौरी सक्सेना वास्तव में निर्दोष है, तो क्या हमने एक निर्दोष व्यक्ति को नहीं फंसाया होगा? टीम लीडर चावला, आप चिंता न करें, लोगों को नाराज करना मेरी विशेषज्ञता है, लेकिन भले ही मैं अपने हर जानने वाले को नाराज कर दूं, फिर भी मैं सच का पता लगाकर रहूंगा। आरव यादव का उत्तर भावुक नहीं कहा जा सकता था, लेकिन उसका रुख एकदम स्पष्ट था। आरव यादव के बारे में अपनी समझ के अनुसार माला चावला को उम्मीद थी कि आरव यादव आसानी से बहक जाएगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आरव यादव यह फैसला लेगा। इस वजह से माला चावला खुद को रोकने से नहीं रोक पाई। आरव यादव के बारे में उसकी राय पूरी तरह बदल गई, लेकिन आरव यादव के अगले वाक्य ने माला चावला को लगभग सन्न कर दिया। उसने कहा, लेकिन अंत में मेरा स्लॉटर केस पहले ही बंद हो चुका है और रेनू भाटिया का केस पूरी तरह से तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम इसे पूरी तरह से जांच सकते हैं। अगर यह सफल रहा तो हम दोनों को फायदा होगा, यदि नहीं तो शायद मेरे बजाय टीम लीडर चावला को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हे भगवान, माला चावला ने अपने मन में कोसा, बेवकूफ आरव यादव, नाकाबिल को वाकई नहीं बचाया जा सकता। एक अनुभवी जासूस और क्राइम केस इन्वेस्टिगेशन यूनिट की कप्तान होने के नाते माला चावला हमेशा से सख्त और अनुशासित रही थी। आरव यादव का रवैया चाहे जो भी हो, वह रेनू भाटिया के मामले की तह तक जाकर सच्चाई का पता लगाएंगी। वह इस केस को अचानक कभी बंद नहीं करेगी। माला चावला ने आरव यादव की राय सिर्फ उसे परखने और उसे छीनने के लिए पूछी थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आरव यादव का रुख इतना दृढ़ होगा। वह उसे अलग नजरिए से देखने पर मजबूर हो गईं। ये लड़का देखने में अहंकारी और चिचिड़ा लगता था और बिना किसी ठोस कारण के काम करता था। किसने सोचा था कि वह अपने सिद्धांतों का इतना पक्का होगा? हालांकि माला चावला ने अपनी चिंताओं को थोड़ा बढ़ा चाकर बताया था, लेकिन वे पूरी तरह निराधार नहीं थीं। अगर वे इस मामले की तह तक जाना चाहते थे, तो उन्हें बारूदी सुरंगों पर कदम रखने के लिए तैयार रहना था। वे दोनों अपनी अपनी पुलिस टीमों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और उन पर दबाव कम नहीं था। अगर वे रेनू भाटिया के असली कातिल को नहीं ढूंढ पाए, तो वे मुसीबत में पड़ सकते थे। हालांकि आरव यादव ने भी गलत समझा था। उसे लगा था कि माला चावला ने खुद आगे बका उससे इसलिए पूछा क्योंकि उसे उसकी मदद की जरूरत थी और उसे उस दिन उसके साथ सुराग खोजने जाना होगा। लेकिन पता चला कि माला चावला केवल उसके साथ जांच योजनाओं पर चर्चा करना चाहती थी। उनका इरादा आरव यादव को वास्तविक जांच में शामिल करने का नहीं था। माला चावला टीम की कप्तान थी और उनके अधीन कई एजेंट थे। उन्हें आरव यादव की मदद की कोई जरूरत नहीं थी। गोल्फ सिटी ब्रांच हुडा चौक ब्रांच से अलग थी। छोटा अधिकार क्षेत्र होने के कारण उनकी क्राइम केस इन्वेस्टिगेशन यूनिट टीम ए और टीम बी में विभाजित नहीं थी और वहां कोई कोल्ड केस विभाग भी नहीं था। इसलिए सभी मामलों को सीधे कप्तान द्वारा ही संभाला जाता था और वहां कोई वाइस कैप्टन भी नहीं था। जहां तक समय के साथ जमा हुए अनसुलझे मामलों की बात थी, टीम आमतौर पर तब उनकी जांच करती थी जब उनके पास कोई दूसरा केस नहीं होता था। स्लॉटर केस की तरह रेनू भाटिया के मामले को खुले हुए भी 10 साल बीत चुके थे और इसे एक महत्वपूर्ण केस के रूप में वर्गीकृत किया गया था। जाहिर है, माला चावला इसके बारे में दृढ़ महसूस कर रही थी। अब जब आखिरकार एक महत्वपूर्ण संदिग्ध मिल गया था,
तो वह स्वाभाविक रूप से सच्चाई का पता लगाना चाहती थी। घंटों की चर्चा के बाद माला चावला ने प्रारंभिक जांच योजना तैयार की। सबसे पहले उन्होंने एजेंटों को 4 टीमों में विभाजित किया। पहली टीम नरेश सिंह और गौरी सक्सेना से पूछताछ जारी रखेगी ताकि कोई नया सुराग मिल सके। दूसरी टीम फोरेंसिक विभाग जाकर हत्या के वर्ष की तुलनात्मक रिपोर्ट के सबूतों की जांच करेगी ताकि देखा जा सके कि कोई विवरण छूट तो नहीं गया। तीसरी टीम रेणु भाटिया के रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलकर मामले की दोबारा जांच करेगी। चौथी टीम उस साल केस के प्रभारी एजेंटों की तलाश करेगी और यह जांच करेगी कि उनकी जांच के दौरान कोई विसंगति तो नहीं थी। माला चावला की व्यवस्थित व्यवस्था देख आरव यादव प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। उसकी तुलना में जो कोर्ट केस विभाग का प्रभारी था लेकिन उसके पास कोई अधीनस्थ नहीं था, माला चावला बहुत अधिक शक्तिशाली थी। एक बार में 10 से अधिक एजेंटों को काम पर भेजना, ऐसी बहादुरी। तारीफ खत्म करने के बाद आरव यादव को शक हुआ। हर किसी को भेज दिया गया है, लेकिन मेरा क्या? अधिकारी यादव। व्यवस्था करने के बाद माला चावला ने आरव यादव से कहा, प्रक्रिया के अनुसार नरेश सिंह यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता। मैं कल उसे हुडा चौक डिटेंशन सेंटर ट्रांसफर करवा दूंगी। मैं चाहूंगी कि आप उमेश माथुर के मामले की जानकारी व्यवस्थित करें और मानक प्रक्रिया का पालन करें। आरव यादव समझ गया। हालांकि एक्सचेंज मर्डर केस की पूरी तरह से जांच नहीं हुई थी, लेकिन वह नई दिल्ली स्लॉटर केस का प्रभारी था जिसे अब बंद किया जा सकता था। दूसरे शब्दों में उसे मिलने वाले पुरस्कार और प्रशंसा पहले से ही तय थे। फिर गौरी सक्सेना, उसका हम क्या करेंगे? आरव यादव ने पूछा। गौरी सक्सेना अभी भी रेणु भाटिया की हत्या में मुख्य संदिग्ध है, माला चावला ने उत्तर दिया। हम उसे अपने डिटेंशन सेंटर भेजेंगे और पूछताछ जारी रखेंगे। सामान्य हिरासत की अवधि केवल 1 महीना होती है, लेकिन अगर हम आवेदन करें तो इसे 1 और महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि हमें 2 महीने के भीतर असली कातिल को पकड़ना होगा। अगर नहीं तो गौरी सक्सेना पर हत्या का मुकदमा चलाया जाएगा। 2 महीने, ये तो बहुत लंबा समय है। मिरेकल सिस्टम के कारण आरव यादव बहुत आश्वस्त दिख रहा था, हालांकि उसके शब्द माला चावला को बहुत कष्टप्रद लगे। आरव यादव, तुम्हारा क्या मतलब है? उसने आरव यादव को तीखी नजरों से देखा और कड़वाहट से कहा, क्या तुम खुश हो रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, यह मत सोचो कि रेणु भाटिया का मामला केवल गोल्फ सिटी ब्रांच से संबंधित है। अगर मामला सुलझा नहीं तो मैं तुरंत तुम्हारे वरिष्ठों को रिपोर्ट कर दूंगी कि तुमने मुझे केस बंद करने से रोका और दोबारा जांच करने के लिए मजबूर किया। अगर मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ तो तुम भी चैन की नींद भूल जाना। वाह! आरव यादव ने आंखें झपकाईं और माला चावला को देखते हुए दिल से उनकी तारीफ की। यह महिला वास्तव में स्मार्ट थी और खुद को किसी भी नुकसान में नहीं पड़ने देती थी। लेकिन जिस तरह से माला चावला उसे फटकार रही थी, वह उसे टकटकी लगाकर देखने से खुद को नहीं रोक सका। अपने लाल होठों और आकर्षक चेहरे के साथ माला चावला बहुत सुंदर और प्रेरणादायक लग रही थी। 10 साल बाद भी मामला नहीं सुलझा है और तुम शिकायत कर रहे हो कि 2 महीने बहुत लंबा समय है। क्या तुम पागल हो? माला चावला बोलते बोलते और भी गुस्से में आ गईं। साथ ही, हालांकि बयान असंगत था, हम ये साबित करने में असमर्थ हैं कि गौरी सक्सेना निर्दोष है। अगर उसने जानबूझकर झूठ बोला है तो हम असली कातिल को कैसे ढूंढ सकते हैं? आरव यादव, तुम। आरव यादव अभी भी ख्यालों में खोया हुआ था। माला चावला की डांट उसके कानों को सुखद लग रही थी और उसकी निगाहें उनके बेहतरीन व्यक्तित्व और फिर उनके चेहरे पर टिक गईं। जब माला चावला ने मेज पर मुक्का मारा, तब जाकर आरव यादव चौंक कर जागा। उसने जल्दी से अपने मुंह का कोना पोंछा और माला चावला से ढिठाई से कहा, के चिंता मत करो कैप्टन माला। मेरे सालों के अनुभव के आधार पर मुझे पता है कि गौरी सक्सेना ने निश्चित रूप से किसी को नहीं मारा। असली कातिल कोई और है। आरव यादव ने अपना सीना थपथपाया। रही बात कि इसकी जांच की, तो आप निश्चिंत रह सकती हैं। 2 महीने का समय काफी है। अपना समय लें और धीरे धीरे जांच करें। अगर कोई कठिनाई हो तो बस मेरे पास आ जाना। मैं अब घर जाकर नहाना चाहता हूँ। मुझमें से बदबू आ रही है। उसने आगे कहा, ओह, अगर आपको कोई सुराग मिले तो मुझे सूचित करना न भूलें। तो अब मैं चलता हूँ। आरव यादव मुड़ा और उबासी ली। यह एक कठिन रात थी। मुझे अच्छी नींद की जरूरत है। माला चावला ने आरव यादव के अहंकारी और कष्टप्रद व्यवहार को देखा और अपने फैसले पर पछतावा किया। उन्हें इस आफत को अपनी यूनिट में नहीं बुलाना चाहिए था। उन्होंने उसे जो लात मारी थी वह बहुत हल्की थी।
पूरी रात न सोने और शराब पीने के बाद उल्टियां करने के कारण गोल्फ सिटी ब्रांच से निकलते समय आरव यादव थका हुआ था। वह घर जाकर नहाना चाहता था और फिर चैन की नींद सोना चाहता था। हालांकि कैब में बैठते ही उसका फोन बजने लगा। पहले नव्या शर्मा का फोन आया, जिसने पूछा कि उसे स्लॉटर केस की रिपोर्ट कैसे तैयार करनी चाहिए। फिर विवान गोयल ने फोन किया और आरव यादव से पूछा कि क्या उसे अनिका पटेल के बॉयफ्रेंड पर नजर रखनी जारी रखनी चाहिए। उसके तुरंत बाद नंदिनी साहा ने उसे घबराहट में फोन किया और पुलिस स्टेशन वापस आने को कहा। ब्यूरो चीफ उससे मिलना चाहते थे।